अराजकता के देवता और दानव, मैं मरा नहीं हूँ। कमरे के अंदर एक सुंदर युवक ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। हा 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 हा, मैं असुर दानव सम्राट सचमुच पुनर्जन्म ले चुका हूँ। नीली कमल, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वह युवक बेहद प्रसन्न था, लेकिन उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। वह मूल रूप से अमरलोक का अद्वितीय असुर दानव सम्राट था और अपनी बाधाओं को पार करके देवलोक में आरोहण करने के लिए उसने अनगिनत प्राकृतिक खजाने और सर्वोच्च अमर जड़ी बूटियों को एकत्रित करके 9 क्रांति निर्वाण दिव्य गोली तैयार की। जिस दिन गोली बनकर तैयार हुई, उसी दिन उनकी सबसे प्रिय महिला एजियोर लॉर्ड समर सम्राट ने अचानक हमला कर दिया। न केवल 9 क्रांति निर्वाण दिव्य गोली चुरा ली, बल्कि उनकी आत्मा को भी चकनाचूर कर दिया। वह अपनी आत्मा के एक अंश के साथ बच निकला, निचले लोक में आया और निंगचुवान नामक इस युवक के शरीर में प्रवेश कर गया। निंगचुवान, शांति से जाओ। इस आसन का आधिपत्य तुम्हारे 9 जन्मों की साधना का आशीर्वाद है। असुर दानव सम्राट ने उपहास किया। उसका मानना था कि जब तक उसके पास कुछ 100 साल बचे हैं, वह निश्चित रूप से अमलोक में वापस जाकर उस कुतिया नीले कमल अमर सम्राट से हिसाब चुकता कर लेगा। असुर दानव सम्राट पहले ही निंगचुवान के भौतिक शरीर पर कब्जा कर चुका था, और जब तक वह उसकी आत्मा को पूरी तरह से खा नहीं लेता, तब तक वह अंतिम अधिकार प्राप्त कर लेगा। असुर दानव सम्राट की बची हुई आत्मा ने तुरंत निंगचुवान के चेतना सागर में मौजूद मायावी आत्मा को निगलने के लिए गति पकड़ी। नहीं, तुम इस दुनिया से नहीं हो। तुम आखिर हो कौन? मैं तैयार नहीं हूँ। अचानक असुर दानव सम्राट अत्यंत भयभीत होकर दहाड़ा। उसकी शेष आत्मा वास्तव में निंगचुवान की आत्मा को निगलने में असमर्थ थी। इसके बजाय वह एक अजीब प्रकाश से टकराई। तुरंत ही प्रकाश की एक चमकदार वर्षा में बिखर गई और निंगचुवान की आत्मा में विलीन हो गई। तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मैं, एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी, लगभग असुर राक्षस सम्राट के वश में हो गया था। निंगचुवान ने अपनी आंखें खोलीं, जो बचे हुए भय से भरी हुई थीं। वह मूल रूप से पृथ्वी पर एक विश्वविद्यालय का छात्र था, जो एक बूढ़ी महिला को सड़क पार कराने में मदद करते समय लाल बत्ती पार करने वाले एक डंप ट्रक की चपेट में आकर मारा गया और इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया। वास्तविक युद्ध महाद्वीप, महान जिया साम्राज्य, यानलोंग शहर। उनकी पहचान शेन परिवार के साथ रहने वाले दामाद के रूप में हुई। निंगचुवान मूल रूप से महान शिया साम्राज्य के यूजिंग शहर के निंग परिवार से थे और असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा के धनी थे। हालांकि 3 साल पहले खलनायकों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। उनकी सभी नसें टूट गई थीं, उनकी मार्शल आर्ट की नींव हिल गई थी, और फिर निंग परिवार ने उन्हें शेन परिवार के घर में दामाद के रूप में भेज दिया था। निंगचुवान ने कुछ ही दिन पहले पुनर्जन्म लिया था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह लगभग असुर दानव सम्राट के वश में हो जाएगा। ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म लेने वाला भी पुनर्जन्म लेने वाले को नहीं हरा सकता। निंगचुवान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। असुर दानव सम्राट, आप अमलोक के एक प्रतिष्ठित दिग्गज अपनी ही पत्नी के हाथों धोखा खा गए। इससे पता चलता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में बहुत असफल रहे हैं और आपकी बुद्धि पर्याप्त नहीं है। यदि आप पुनः साधना भी करें तो भी नीले कमल अमर सम्राट द्वारा आपकी मृत्यु निश्चित है। निंगचुवान ने मन ही मन सोचा। अब वह असुर दानव सम्राट की बची हुई आत्मा में विलीन हो चुका था और उसे असुर दानव सम्राट की सभी यादें, विरासतें और अनुभव भी प्राप्त हो गए थे, जैसे अचानक ज्ञानोदय हो गया हो, जिससे उसे पूरी कहानी समझ में आ गई थी। बेचारे असुर दानव सम्राट ने हजारों वर्षों के बाद 9 क्रांति निर्वाण दिव्य गोली को परिष्कृत किया और अंततः इसे नीले कमल अमर सम्राट के लिए तैयार किया। मेरी सारी नसें टूट गई हैं। शायद असुर दानव सम्राट के पास इसका कोई समाधान हो। निंगचुवान का दिल हलचल से भर गया और उसने तुरंत अपनी संयुक्त यादों की जांच शुरू कर दी। असुर दानव सम्राट न केवल एक अद्वितीय दानव सम्राट थे, बल्कि रसायन शास्त्र के एक महान उस्ताद भी थे, जिन्हें अमरलोक में नंबर 1 रसायन शास्त्री के रूप में जाना जाता था, अन्यथा वह 9 क्रांति निर्वाण दिव्य गोली को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होते। जल्द ही निंगचुवान को एक गोली बनाने का फॉर्मूला मिल गया। 5 एलिमेंट्स बोन मैरो क्लींजिंग पिल। शुद्धिकरण के बाद ये सभी नाड़ियों की मरम्मत कर सकता है, सार और मज्जा को शुद्ध कर सकता है, पूर्ण रूप से रूपांतरित हो सकता है और व्यक्ति को नए सिरे से साधना करने की अनुमति दे सकता है। असुर दानव सम्राट की सबसे शक्तिशाली कला असुर दिव्य कला है। यदि मेरी नसें ठीक हो जाएं और मैं इस असुर दिव्य कला का अभ्यास करूं, तो शायद मैं भी अमरत्व प्राप्त कर सकूं और एक सर्वोच्च अमर सम्राट बन सकूं। निंगचुवान की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। अरे नहीं, ये तो अराजकता के देवता और दानव कला है। तभी निंगचुवान ने पाया कि असुर दानव सम्राट की यादों में अराजकता देवता और दानव कला नामक एक सर्वोच्च दिव्य कौशल भी मौजूद था। ये वह चीज थी जो असुर दानव सम्राट को प्राचीन खंडहरों के एक समूह में मिली थी। असुर दानव सम्राट का आकलन था कि यह अराजकता देवता और दानव कला असुर दिव्य कौशल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि अराजकता के देवता और दानव कला का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को अपने सभी अभ्यासों को त्याग कर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। अब जब मेरी सारी नसें टूट चुकी हैं और मेरी साधना शक्ति पंगु हो गई है, तो क्या यह अराजकता के देवता और दानव कला की साधना के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है?
निंगचुवान की आंखों में बेहद उत्साह का भाव झलक रहा था। असुर दिव्य कौशल से भी अधिक शक्तिशाली, यह अराजकता देवता और दानव कला किस प्रकार की विश्व विदारक सर्वोच्च साधना तकनीक थी। एक बार पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली तैयार हो जाने और उसकी नसों की मरम्मत हो जाने के बाद वह इस अराजकता देवता और दानव कला का अभ्यास शुरू कर सकता था। टकराना। तभी दरवाजा तोड़कर खोल दिया गया। हरे रंग की पोशाक पहने खूबसूरत चेहरे वाली एक युवती गुस्से में अंदर आए। निंगचुवान को देखते ही वह तुरंत क्रोधित हो उठी। निंगचुवान, निकम्मे, दिन दहाड़े यहाँ सो रहे हो। अगर तुम ऐसे ही अयाशी करते रहे तो मेरी बहन को मुझसे छीन लिया जाएगा। मेरी बहन को तुम में क्या पसंद आया? तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते, ये तो काफ़ी है, ऊपर से तुमने अपनी आत्मा भी खो दी है। हर दिन शराब में अपने गम भुलाते हो, मिट्टी के उस टुकड़े की तरह जिसे दीवार भी सहारा नहीं दे सकती। मेरी बहन को तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हरे रंग के कपड़े पहनी लड़की ने निंगचुवान की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। किंग किंग। निंगचुवान की आंखों में एक अजीब भाव दिखाई दिया। उसके सामने हरे रंग के कपड़े पहने जो लड़की थी वह उसकी सुविधाजनक भाभी, उसकी पत्नी शेन कियानिक्सुन की छोटी बहन शेन किंग किंग थी। तुमने क्या कहा? कियानिक्सुन को छीन लिया जाएगा? निंगचुवान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे उनमें थोड़ी सी शीतलता झलक रही थी। निंगचुवान, तू निकम्मा, तू कायर, तू कृतघ्न। अगर तू न होता तो मेरी बहन को उस ली युनफेई के हाथों मजबूर न होना पड़ता। तू ही है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है। शेन किंग किंग की आंखें लाल थीं, जो निराशा और क्रोध से भरी हुई थीं। मुझे अभी डांट मत दो, पहले बताओ क्या हुआ? निंगचुवान ने कुछ हद तक बेबसी से कहा। वह जानता था कि शेन किंग किंग उसे नापसंद करती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 3 साल पहले निंगचुवान की साधना शक्ति कमजोर पड़ने के बाद शेन कियानिक्सुन ने ही निंगचुवान को शेन परिवार का दामाद बनने और इस निकम्मे से शादी करने पर जोर दिया था। शेन कियानिक्सुन कौन थे? यानलोंग शहर की नंबर 1 सुंदरी, मार्शल आर्ट की प्रतिभा की धनी, 2 सितारा रसायनज्ञ, पूरे महान शिया साम्राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध और अनगिनत युवकों के दिलों में सबसे परिपूर्ण परी। वह शेन परिवार की मुखिया भी थीं, जिन्होंने अकेले ही शेन परिवार को बर्बादी के कगार से वापस खींच लिया और उन्हें यानलोंग शहर के 3 महान परिवारों में से एक बना दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि शेन कियानिक्सुन इस निकम्मे निंगचुवान से शादी करने पर जोर देगी। यद्यपि निंगचुवान परिवार में रहने वाला दामाद था, फिर भी शेन परिवार में उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया जाता था। उसका भोजन, वस्त्र और दैनिक आवश्यकता की सभी चीज़ें सर्वोत्तम थीं, जो शेन कियानिक्सुन के निर्देशों के कारण ही संभव हो पाया था। बेशक पूर्व निंगचुवान इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वह एक निकम्मा बन गया था, जो हर दिन अयाशी भरी जिंदगी जी रहा था, खुद को नशे में धुत कर लेता था और स्वेच्छा से पतन की ओर अग्रसर था। निंगचुवान, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी बहन को एक प्राचीन ग्रंथ में एक गोली मिली जिसे मेरिडियन मैंडिंग पिल कहते हैं, जो सभी मेरिडियन को ठीक कर सकती है। लेकिन मेरिडियन मैंडिंग पिल एक 3 सितारा आध्यात्मिक गोली है और मेरी बहन अभी केवल 2 सितारा रसायनज्ञ है। मेरिडियन मैंडिंग पिल को बनाने के उसके जबरन प्रयास के कारण उसके हृदय पर अग्निविष का हमला हुआ, उसकी मानसिक ऊर्जा अत्यधिक कम हो गई और वह कोमा में चली गई। शेन किंग किंग ने लाल आंखों से कहा। क्या मेरिडियन मैंडिंग पिल? क्या कियानिक्सुन ने मेरे लिए ऐसा किया? निंगचुवान थोड़ा हैरान रह गया। अगर तुम्हारे लिए नहीं तो किसके लिए? निंगचुवान, क्या तुम जानते हो कि मेरी बहन ने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है? शेन परिवार के लिए और ली परिवार से मुकाबला करने के लिए मेरी बहन पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से थक चुकी है। ली युनफेई के मन में मेरी बहन के लिए हमेशा से ही दुर्भावना रही है। इस बार मेरी बहन के कोमा में जाने की खबर सुनकर वह खुद हमारे घर आया और ली परिवार की युनशेन गोली लेकर आया, ये दावा करते हुए कि इससे मेरी बहन के सारे घाव पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसकी एकमात्र शर्त यह थी कि आप तलाक ले लें और मेरी बहन ली युनफेई से शादी कर ले। और तुम्हारा क्या? तुम्हें मेरी बहन की अथक मेहनत का जरा भी अंदाजा नहीं है। 3 दिन पहले तो तुमने एक वेश्यालय में भी हंगामा खड़ा कर दिया था। ली परिवार के किसी सदस्य से एक औरत के लिए झगड़ा किया, बुरी तरह पिटे और तुम्हें उठाकर वापस लाया गया। फिर भी तुम्हारी वजह से मेरी बहन बेहोश पड़ी है। मेरी बहन के लिए ये सब कुछ जायज़ नहीं है। शेन किंग की गुस्से से लाल होकर निंगचुवान को घूर रही थी। निंगचुवान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह कुछ बोल नहीं सका। 3 दिन पहले वह और उसके अयाश दोस्त एक वेश्यालय में शराब पी रहे थे और ली परिवार के किसी सदस्य के साथ एक महिला को लेकर उसकी लड़ाई हो गई। अंततः उसकी बुरी तरह पिटाई हुई, उसे शेन परिवार के पास वापस लाया गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। निंगचुवान ने अभी अभी पुनर्जन्म लिया था। निंगचुवान, ओह निंगचुवान, तुमने वाकई इतनी अच्छी पत्नी को निराश किया है। निंगचुवान ने मन ही मन धीरे से आह भरी। साथ ही उसे कुछ गड़बड़ भी महसूस हो रही थी। 3 दिन पहले ली परिवार के लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा था। शेन कियानिक्सुन रसायन विद्या में असफल रही और उसके हृदय पर अग्निविष का हमला हो गया। और आज ली युनफेई उनके दरवाजे पर युन शेन की गोली लेकर आया। इन तीनों घटनाओं में एक सूक्ष्म संबंध प्रतीत होता था, जो किसी रहस्यमय बात का संकेत दे रहा था।
क्या ये ली परिवार की साजिश हो सकती है? लगता है मुझे इसलिए युनफेई से मिलना ही पड़ेगा। निंगचुवान के दिल में थोड़ी हलचल हुई। निंगचुवान, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी भी अंतरात्मा बची है तो मेरी बहन को जाने दो। कुछ दिनों में तुम यूजिंग शहर में अपने निंग परिवार के पास लौट जाओ। हमारा शेन परिवार तुम्हारे जैसे महान बुद्ध को रखने के लिए बहुत छोटा है। और हाँ, ईमानदारी से यहीं रहो और इधर उधर मत भागो। ली युनफेई का ख्याल मेरी माँ और मैं रखेंगे। किसी भी हालत में हमें और परेशान मत करो। शेन किंगकिंग ने निराशा और घृणा से भरी आंखों से निंगचुवान को देखा, फिर चिंता से भरी हुई मुड़कर चली गई। निंगचुवान, ओह निंगचुवान, तुमने तो सच में मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन मैं भी बहुत दुखी हूँ। एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने में मदद करते समय मुझे कार ने टक्कर मार दी, फिर पुनर्जन्म लेकर असुर राक्षस सम्राट के वश में आ गया और अब कोई मेरी पत्नी को छीनना चाहता है। देखना कौन इतना दुस्साहसी है। निंगचुवान ने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। हालांकि वह और शेन कियानिक्सुन सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, लेकिन ली युनफेई किस तरह का इंसान था कि उसने निंगचुवान की पत्नी को छीनने की हिम्मत की। वह जरूर जीने से थक गया होगा। अल्पविराम। शेन परिवार विचार विमर्श कक्ष। सफ़ेद वस्त्र पहने ली युनफेई सुंदर और असाधारण थे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अपने सामने शेन परिवार के 5 बुजुर्गों को देख रहे थे। बीच में राजसी पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला बैठी थी, जो कुछ हद तक शेन किंगकिंग जैसी दिखती थी। वह शेन किंगकिंग की माँ और शेन परिवार की एक बुजुर्ग सदस्य शेन वान थीं। शेन जी, आपने क्या फैसला किया है? आपको पता होना चाहिए कि कियानिक्सुन इस समय गंभीर हालत में है और केवल मेरे ली परिवार की युन शेंगोली ही उसे बचा सकती है। वह निकम्मा निंगचुवान तो निंग परिवार का त्यागा हुआ बेटा है, भला वह कियानिक्सुन के लायक कैसे हो सकता है? ली युनफेई ने शेन वान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ली युनफेई, तुम दूसरों की बदकिस्मती का फायदा उठा रहे हो। हमारा शेन परिवार चांदी देकर युनशेन की गोली खरीद सकता है। बस अपनी कीमत बताओ। मैं कियानिक्सुन को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। शेन वान का चेहरा बेहद गंभीर था और उसने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि शेन वान को साथ रहने वाले दामाद निंगचुवान से भी नफरत थी, लेकिन ली युनफेई द्वारा शेन परिवार और शेन कियानिक्सुन को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने के प्रयास से उसे और भी अधिक घृणा हुई। बड़े शेन जी, कियानिक्सुन और मैं बचपन के प्रेमी थे। कियानिक्सुन को असल में मुझसे शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने उस निकम्मे निंगचुवान से शादी करना क्यों चुना? मैं कियानिक्सुन के प्रति अत्यंत समर्पित हूँ, इसीलिए मैंने कियानिक्सुन को बचाने के लिए ली परिवार का खजाना युन शेनपिल लाया है। यदि आप इसी तरह हिचकिचाते रहे तो कियानिक्सुन का खतरा और भी बढ़ता जाएगा। आध्यात्मिक पत्थरों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि मेरे पास, ली युनफेई के पास चांदी की कमी है? युन शेन की गोली 3 सितारा आध्यात्मिक अमृत है, आपका शेन परिवार इसे वहन नहीं कर सकता। बशर्ते आप उस निकम्मे निंगचुवान को भगा दें और कियानिक्सुन का विवाह मुझसे करवा दें, मैं तुरंत कियानिक्सुन को युन शेन की गोली दे दूंगा। ली युनफेई ने अपना सिर हिलाया और गर्व से मुस्कुराया। शेन कियानिक्सुन की अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचकर उसका दिल वासना से जल उठा। उन्हें पूरा भरोसा था कि शेन परिवार इस बार जरूर समझौता कर लेगा। आखिरकार शेन कियानिक्सुन शेन परिवार की उम्मीद थी। शेन परिवार उसे मरते हुए कैसे देख सकता था? शेन वान, कियानिक्सुन को बचाना अत्यावश्यक है। मुझे लगता है कि हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही। युवा स्वामी ली युनफेई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और कियानिक्सुन के लिए वाकई उपयुक्त हैं। युनशेन की गोली आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती है और कियानिक्सुन की रक्षा कर सकती है। अगर हमने और देरी की तो कियानिक्सुन खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, वो निंगचुवान तो बिल्कुल निकम्मा और कतई बेकार है। उसे शेन परिवार से निकाल दो और उससे तलाक ले लो। वैसे भी कियानिक्सुन अभी भी पवित्र है। शेन परिवार के अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी बात रखी और उसे समझाने की कोशिश की। जब सब लोग कह रहे थे कि शेन कियानिक्सुन अभी भी पवित्र है तो ली युनफेई की आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, शेन कियानिक्सुन वास्तव में उस निकम्मे निंगचुवान को नीचा समझता था। शेन वान का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन इस समय वह गहरी भौहें चढ़ाए खड़ी थी। उसका दिल बहुत बेचैन था। हालांकि वह ली युनफेई के कार्यों से घृणा करती थी, लेकिन इस समय शेन कियानिक्सुन को बचाना ही वास्तव में प्राथमिकता थी। माँ, आप सहमत नहीं हो सकती। ये ली युनफेई नीच और बेशर्म है, उस निकम्मे निंगचुवान से भी बदतर। मेरी बहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शेन किंगकिंग ने घबराहट भरी धीमी आवाज में कहा। लेकिन अगर हम सहमत नहीं हुए तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? क्या हम बस उसे मरते हुए देखते रहेंगे? शेन वान की आंखें लाल थीं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। उसे बहुत दर्द और संघर्ष महसूस हो रहा था। ये सुनकर शेन किंगकिंग का चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया। कौन सा मेढक मेरे निंगचुवान की पत्नी को छीनने की हिम्मत करता है? तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी।
विचार विमर्श कक्ष के बाहर हरे रंग का वस्त्र पहने, बेहद आकर्षक चेहरे वाले और तेज धूप में नहाए हुए निंगचुवान ने प्रवेश किया। आप निंगचुवान हैं? ली युनफेई की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी, जिससे उपहास का संकेत मिला। जी हाँ, मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। और तुम हो वो मेढक। निंगचुवान ने ली युनफेई की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निकम्मे? क्या तुम कियानिक्सुन के पति बनने लायक हो? अगर तुम न होते तो कियानिक्सुन खतरे में न पड़ती। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो शेन परिवार से निकल जाओ। अब से मैं कियानिक्सुन का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ली युनफेई की निगाहें ठंडी हो गईं। अरे कुत्ते जैसे प्राणी, मेरी पत्नी के साथ मेरे मामले से तुम्हारा क्या लेना देना? एक कुत्ता बिल्ली के मामले में दखल दे रहा है। निंगचुवान ने उपहास किया। तुम तो मौत को बुला रहे हो। ली युनफेई गुस्से में थे। निंगचुवान, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? क्या मैंने तुम्हें इधर उधर भागने से मना नहीं किया था? ली युनफेई को हरकत करते देख शेन किंग का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से निंगचुवान से कहा, निंगचुवान, ये शेन परिवार का विचार विमर्श कक्ष है, तुम्हारे जैसे निकम्मे के लिए जगह नहीं है। अपने घर वापस जाओ। शेन परिवार के एक बुजुर्ग ने निंगचुवान को फटकारा। हालांकि शेन कियानिक्सुन निंगचुवान की बहुत रक्षा करती थी, फिर भी ये तथ्य नहीं बदल पाया कि निंगचुवान एक निकम्मा दामाद था। इसलिए शेन परिवार के अधिकांश लोग निंगचुवान को नीची नज़र से देखते थे। आज शेन कियानिक्सुन के जीवन और मृत्यु के दांव पर लगे होने के बावजूद निंगचुवान ने अज्ञानतापूर्वक बीच में घुसपैठ की, जिससे वे उससे और भी अधिक नाराज हो गए। निंगचुवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम न होते तो कियानिक्सुन ने जबरदस्ती निरंतरता की गोली न बनाई होती, जिसके कारण अग्निविश ने उसके हृदय पर हमला किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यधिक कम हो गई और उसकी जान खतरे में पड़ गई। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, अब यहाँ से चले जाओ। शेन वान का चेहरा भी ठंडा पड़ गया था और उसने गुस्से से कहा, सास जी, मैं कियानिक्सुन से मिलना चाहता हूँ। शायद मेरे पास उसे बचाने का कोई तरीका हो। निंगचुवान ने शांत भाव से कहा। उसे गुस्सा नहीं आया। निंगचुवान के पिछले व्यवहार को देखते हुए ये सच था कि वह सभी को नापसंद था और उसका पसंदीदा न होना स्वाभाविक था। अगर शेन वान उसे पसंद करती तो यह एक चमत्कार ही होता। सिर्फ तुम? हा, मुझे हंसी आ रही है। इतने सारे चिकित्सक और रसायन शास्त्री कुछ नहीं कर पाए और तुम्हारे जैसे निकम्मे की हिम्मत है कि वह कह रहा है कि उसके पास कियानिक्सुन को बचाने का कोई तरीका है। किसी के कुछ बोलने से पहले ही ली युनफेई खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में व्यंग्य भरा था। निंगचुवान, यहाँ से चले जाओ। यहाँ आकर खुद को मूर्ख मत बनाओ। शेन वान का चेहरा भी ठंडा पड़ गया। निंगचुवान की सभी नसें कट चुकी थीं और अब वह साधना के बिना एक बेकार व्यक्ति था। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये दावा करने की कि वह शेन कियानिक्सुन को बचा सकता है? सबने उस पर विश्वास नहीं किया। सास जी, कियानिक्सुन मेरी पत्नी है। चिंता मत कीजिए, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अगर आप सचमुच कियानिक्सुन को युन शेन की गोली दे देंगी तो आप उसे सचमुच नुकसान पहुंचाएंगी। निंगचुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह असुर दानव सम्राट की स्मृतियों में विलीन हो गया था, जिससे उसे जीवन भर का साधना अनुभव और रसायन शास्त्र की उपलब्धियां प्राप्त हो गई थीं। यद्यपि वर्तमान में निंगचुवान के पास कोई साधना शक्ति नहीं थी, फिर भी रसायन शास्त्र में उसकी उपलब्धियां सच्चे मार्शल महाद्वीप के किसी भी रसायन शास्त्री से कहीं अधिक थीं। ये सुनकर कि शेन कियानिक्सुन को डिस्कनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग पिल को परिष्कृत करते समय अग्निविश के कारण हृदय पर हमला हुआ था और अत्यधिक मानसिक ऊर्जा की खपत हुई थी, निंगचुवान ने तुरंत शेन कियानिक्सुन को ठीक करने के दर्जनों तरीके खोज निकाले। क्या? निंगचुवान के शब्दों ने शेन वान और शेन किंग दोनों के चेहरे के भावों को बदल दिया। निंगचुवान, तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन बकवास मत करो। निकम्मे, तुम रसायन विद्या के बारे में क्या जानते हो? युन शेन की गोली मेरे लिए परिवार का खजाना है जो मानसिक ऊर्जा को बढ़ाती है, और यह एकमात्र आध्यात्मिक औषधि है जो कियानिक्सुन को बचा सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? ली युनफेई की निगाहें भी बेहद खतरनाक हो गईं। ये सच है कि युन शेन की गोली मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कियानिक्सुन के शरीर में मौजूद अग्निविश का क्या होगा? निंगचुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अग्निविश? ये तो बहुत आसान है। युन शेन की गोली लेने के बाद कियानिक्सुन की मानसिक ऊर्जा ठीक हो जाएगी और द्वितीय श्रेणी की रसायनज्ञ होने के नाते वह आसानी से अग्निविश को दूर कर सकती है। ली युनफेई ने उपहास किया। बेवकूफ! निंगचुवान ने ताना मारा। आप? ली युनफेई क्रोधित थे। कौन? तुम? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कियानिक्सुन के हृदय पर अग्निविश का हमला पृथ्वी अग्नि को जबरदस्ती सक्रिय करने के कारण हुआ था, जिससे पृथ्वी अग्नि की दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और अग्निविश का निर्माण हुआ, जिसने उसके हृदय की नसों पर आक्रमण कर दिया। और उसकी अत्यधिक मानसिक ऊर्जा की खपत भी अग्निविश का प्रतिरोध करने के कारण थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी मानसिक शक्ति और अग्निविश एक ही हैं? यदि वह जल्दबाजी में युनशेन गोली ले लेती है तो उसकी मानसिक शक्ति में अचानक वृद्धि होगी और अग्निविश की शक्ति में भी वृद्धि होगी।
उस समय यदि यह उसके हृदय की नसों में प्रवेश कर जाए तो एक महान लुओ अमर भी उसे बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी यून शेंग गोली कियानिक्सुन को बचाने वाली कोई आध्यात्मिक औषधि नहीं है, बल्कि एक घातक जहर है। निंग चुवान ने उपहास उड़ाया। तुम बकवास कर रहे हो। ली युनफेई गुस्से से आग बबूला हो गया। इस समय उसे निंग चुवान से बेहद नफरत थी और वह तुरंत उस पर हमला करना चाहता था। रुकना। शेन वान ने ली युनफेई को रोका। उसने निंग चुवान को गहरी निगाहों से देखा, मानो वह उसे पहली बार देख रही हो। उसे रसायन शास्त्र की बुनियादी समझ भी थी और उसे निंग चुवान की बातें कुछ हद तक समझ में आईं। क्या तुम सचमुच कियानिक्सुन को बचा सकते हो? शेन वान ने अचानक पूछा। उसे खुद भी नहीं पता था कि इस समय उसने अचानक निंग चुवान पर विश्वास करने का फैसला क्यों किया। सास जी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन एक बात पर आपको यकीन करना चाहिए, मैं कियानिक्सुन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। निंग चुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर गंभीरता से बोली। ठीक है निंग चुवान, तो मैं तुम्हें कोशिश करने देती हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, अगर कियानिक्सुन को कुछ हुआ तो मेरे तुम्हारे प्रति असभ्य व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। शेन वान ने गुस्से से अपने होंठ काट लिए। शेन जी, क्या आप सचमुच इस निकम्मे पर विश्वास करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि वह कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या आपको डर नहीं है कि कियानिक्सुन को कुछ हो जाएगा? ली युनफेई का चेहरा बदल गया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद युवा स्वामी ली। यह मेरे शेन परिवार का पारिवारिक मामला है, इसलिए आपको इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। शेन वान ने उदासीनता से कहा। बहुत बढ़िया, शाबाश निंग चुवान, अगर तुम बाद में कियानिक्सुन का इलाज नहीं कर पाए तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस गड़बड़ को कैसे ठीक करोगे। ली युनफेई का चेहरा बेहद गंभीर था। तुम्हें इससे क्या लेना देना? निंग चुवान ने ताना मारा। कमीने। ली युनफेई गुस्से से आग बबूला हो गया, उसका सुंदर चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। वह चाहता था कि निंग चुवान को थप्पड़ मारकर जान से मार दे। मेरे पीछे आओ। शेन वान ने ली युनफेई की बात अनसुनी कर दी और निंग चुवान को शेन कियानिक्सुन के कमरे की ओर ले गई। किसी कारणवश निंग चुवान के आत्मविश्वासपूर्ण चेहरे को देखकर शेन वान के दिल में व्याप्त घबराहट भी थोड़ी कम हो गई। माँ सचमुच उस पर विश्वास करती है, लेकिन निकम्मा निंग चुवान रसायन विद्या कैसे समझ सकता है? शेन किंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम, ये निकम्मे जो खुद को भगवान समझते हो, कियानिक्सुन को बचाने के लिए क्या करोगे। अगर तुम कियानिक्सुन को नहीं बचा पाए तो देखते हैं कि अंजाम भुगतना क्या होगा। ली युनफेई मन ही मन ताना मारते हुए उनके पीछे चल पड़ा। एक शांत कमरे में बिस्तर पर एक अत्यंत सुंदर महिला लेटी हुई थी। उस समय उसका चेहरा कागज की तरह पीला और बेहद नाजुक लग रहा था। उसकी त्वचा जैद की तरह सफ़ेद थी, लेकिन इस समय उसका पूरा शरीर लाल हो गया था, मानो आग की लपटों से जल गया हो, और उसके शरीर के भीतर एक हिंसक आभा व्याप्त थी। ये शेन कियानिक्सुन थी। अपने सामने खड़ी शेन कियानिक्सुन को देखकर निंग चुवान की निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। फिर भी उसके सामने खड़ी शेन कियानिक्सुन उसकी पत्नी थी और उसने शेन परिवार में अक्सर उसकी रक्षा की थी। उसे बचाना ही था। सास जी, कृपया किसी को मेरे लिए चांदी की सुइयां तैयार करने को कहें और फिर सभी फालतू लोगों को यहाँ से जाने को कहें। केवल किंग को मेरी मदद करने के लिए छोड़ दें। निंग चुवान ने कहा। क्या आपको यकीन है? शेन वान की आंखों में संदेह साफ झलक रहा था। बड़े शेन, निंग चुवान, ये निकम्मा खुद को भगवान होने का ढोंग कर रहा है। इसके झांसे में मत आना। शायद ये कियानिक्सुन के खिलाफ साजिश रच रहा है। ली युनफेई ने ईर्ष्या से भरी आंखों से ताना मारा। मुझ पर भरोसा करो। निंग चुवान ने ली युनफेई को नज़रअंदाज करते हुए उदासीनता से कहा। ठीक है। शेन वान ने सिर हिलाया, निर्णायक रूप से चांदी की सुइयों का एक सेट वहीं छोड़ दिया और फिर शेन किंग को छोड़कर सभी को शांत कमरे से बाहर ले गई। निंग चुवान, अब हम क्या करें? हालांकि शेन किंग संदेह से भरी हुई थी, लेकिन इस समय उसके पास निंग चुवान पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी बहन के कपड़े उतारो, निंग चुवान ने कहा। क्या? निंग चुवान, तुम कमीने। शेन किंग गुस्से से आग बबूला हो गई। खांसी, जल्दबाजी मत करो। मैं कियानिक्सुन के कपड़े इसलिए उतारना चाहता हूं क्योंकि मुझे पहले उसके शरीर से अग्नि विष निकालने के लिए एक्यूपंक्चर करना होगा। निंग चुवान ने न्यायपूर्ण लहजे में कहा। मुझे शक है कि तुम मेरी बहन का फायदा उठाना चाहते हो। शेन किंग ने दांत पीसते हुए कहा। मैं तुम्हारी बहन का पति हूं। क्या अपनी ही पत्नी को देखना इसका फायदा उठाना कहलाता है? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कर लूंगा। निंग चुवान ने कुछ मासूमियत से कहा। तो मैं ही कर दूंगी। तुम पीछे मुड़ जाओ, झांकना मत। शेन किंग ने अपना पैर पटका। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने निंग चुवान को डांटा। अंततः उसने निंग चुवान पर विश्वास करने का फैसला किया, जल्दी से बिस्तर की ओर चली गई और शेन कियानिक्सुन के कपड़े उतारने लगी। क्या मुझे अभी और कपड़े उतारने पड़ेंगे? शर्म से चेहरा लाल होते हुए शेन किंग ने धीमी आवाज में पूछा।
बिस्तर पर शेन कियानिक्सुन ने अपने अधिकांश कपड़े उतार दिए थे, केवल जाली की एक पतली परत बची थी जिसके माध्यम से उसकी सुंदर और आकर्षक आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि निंग चुवान भी अपनी घबराहट को रोक नहीं पाया। बहुत सुंदर। हालांकि शेन कियानिक्सुन इस समय कोमा में थी, लेकिन उसके चेहरे की बनावट बेदाग थी, उसकी त्वचा जैद की तरह सफ़ेद थी, उसकी नाक नाजुक और ऊपर की ओर उठी हुई थी, उसके होंठ चेरी जैसे थे, उसकी गर्दन बर्फ की तरह सफ़ेद थी, और उसका सुडौल शरीर ऐसा था कि निंग चुवान को अपना संयम बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। क्या ये धरती पर मौजूद उन तथाकथित महिला हस्तियों से कहीं बेहतर नहीं है? हालांकि निंग चुवान वास्तव में चाहता था कि शेन किंग जारी रखे, लेकिन इस विचार ने कि शेन कियानिक्सुन जागने के बाद उसे बुरी तरह पीट सकती है, उसे यह विचार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बस करो, हट जाओ, निंग चुवान ने सिर हिलाकर कहा। वह जो करने जा रहा था वह एक्यूपंक्चर की कला थी, और उसके सामने मौजूद जालीदार गाउन अब उसके सुई के काम में बाधा नहीं बन रहा था। शेन किंग आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ हट गई, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें संदेह से भरी हुई निंग चुवान पर टिकी रहीं, मानो अगर उसने शेन कियानिक्सुन के प्रति कोई दुर्भावना रखने की हिम्मत की तो वह तुरंत उस पर हमला कर देगी। इसके बाद मैं एक्यूपंक्चर की कला का प्रदर्शन करूंगा। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी मुझे परेशान न करने दें, क्या आप समझ रहे हैं? निंग चुवान ने शेन किंग को गंभीरता से देखते हुए कहा। शेन किंग सहज रूप से पलटवार करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी नज़र निंग चुवान की गंभीर और चमकदार आंखों पर पड़ी तो उसने अनजाने में सिर हिलाकर कहा, ठीक है। निंग चुवान बिस्तर के किनारे आ गई। उसने अपने मन में उठ रहे अनचाहे विचारों को दबा दिया, उसका मन एक शांत कुएं की तरह स्थिर हो गया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और ऐसा लगा जैसे उसकी पुतलियों से बिजली निकल आई हो। उनकी नवजात आत्मा के चेतना सागर के भीतर एक राजसी आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ, और 13 चांदी की सुइयां तुरंत हवा में तैरने लगीं, जिससे एक हल्की चांदी की चमक निकलने लगी। निंग चुवान जिस एक्यूपंक्चर तकनीक का प्रदर्शन करने वाला था, उसे लाइफ ओपिंग 13 सुइयां कहा जाता था। ये जान ले भी सकता है और जान बचा भी सकता है। लाइफ ओकिंग 13 नीडल्स को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी, जिसमें मन से वस्तुओं को नियंत्रित किया जाता था। यह असुर दानव सम्राट की स्मृतियों से प्राप्त एक काफ़ी प्रभावशाली गुप्त तकनीक थी। यद्यपि निंग चुवान के पास कोई साधना नहीं थी, फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। वह पहले ही मन से वस्तुओं को नियंत्रित करने की सीमा तक पहुंच चुका था, जिससे वह जीवन सुखदायक 13 सुइयों का प्रदर्शन करने में सक्षम था। असुर दानव सम्राट की स्मृतियों में शेन कियानिक्सुन को बचाने के दर्जनों तरीकों में से ये जीवन वर्धक 13 सुइयां ही एकमात्र तरीका था जिसका उपयोग निंग चुवान वर्तमान में कर सकता था। मन द्वारा नियंत्रित वस्तुएं। तारांकन फुफकार। उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल कैसे है? ये देखकर शेन किंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें अविश्वास से भरी हुई थीं। ये जानना जरूरी है कि माइंड गवर्न्ड ऑब्जेक्ट्स एक ऐसी तकनीक थी जो केवल कम से कम 2 सितारा स्तर के कीमियागर के पास ही हो सकती थी। उसने निंग चुवान की आध्यात्मिक शक्ति को इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। स्विश स्विश स्विश। उसी क्षण निंग चुवान के एक विचार के साथ वे 13 चांदी की सुइयां उसके शरीर के एक हिस्से की तरह काम करने लगी, उसकी अपनी बाहों की तरह सहजता से हिलने लगी और तुरंत शेन कियानिक्सुन की ओर उड़ गईं। चांदी की सुइयां नीचे उतरीं और अत्यंत सटीकता के साथ एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर जा लगीं। बिस्तर पर लेटी हुई शेन कियानिक्सुन ने अपने मुंह से एक हल्की सी कराह निकाली। क्या ये वाकई काम करता है? इस बेकार निंग चुवान के पास भी ऐसी तकनीक है? शेन किंग की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी, मानो वह निंग चुवान को एक नए नजरिए से देख रही हो। भनभनाहट। चांदी की वे 13 सुइयां थोड़ी सी कांपीं, फिर तुरंत ऊपर उड़ गईं और अन्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर जाकर तेज रोशनी से जगमगा उठीं। शेन कियानिक्सुन के हृदय क्षेत्र से काले रंग की अशुभ आभा की हल्की लकीरों को निकलते हुए देख सकती थी, मानो चांदी की सुइयों द्वारा खींची जा रही हों, जो धीरे धीरे उसके हृदय से निकलकर उसकी नसों के साथ यात्रा करने लगी थीं। ये सचमुच चमत्कार था। वह काली भयावह आभा वास्तव में अग्नि विश्व ऊर्जा थी। निंग चुवान की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह लगातार अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए 13 चांदी की सुइयों को नियंत्रित कर रहा था, और शेन कियानिक्सुन के शरीर के भीतर मौजूद अग्नि विश्व ऊर्जा को उसके हृदय नलिकाओं के आसपास से दूर खींचकर उसके शरीर से बाहर निकाल रहा था। निंग चुवान ने बड़ी सहजता से जीवन निर्माण 13 सुइयों का निरंतर प्रदर्शन किया। असुर दानव सम्राट की यादों में विलीन हो जाने और उनके विशाल साधना अनुभव को प्राप्त कर लेने के कारण शेन कियानिक्सुन के लिए अग्निविश को दूर करना उनके लिए कठिन नहीं था। जल्द ही शेन कियानिक्सुन के शरीर के अंदर मौजूद अग्निविश उसके हाथ की ओर खींचा चला गया। क्या ये सफल होगा? शेन किंग का दिल धड़क रहा था, उसकी खूबसूरत आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। बूम! लेकिन उसी क्षण काली अग्नि विश्व ऊर्जा का वह प्रवाह, मानो इस तरह भगाए जाने को तैयार न हो, तुरंत कंपन करने लगा और हृदय की नसों में वापस लौटने का प्रयास करने लगा। भागने की कोशिश कर रहे हो? वहां से निकल जाओ, निंग चुवान ने उपहास किया। स्विश! 13 चांदी की सुइयां एक विशाल सेना की तरह तुरंत नीचे उतरी,
अग्निविश ऊर्जा के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और फिर तुरंत शेन कियानिक्सुन की बाह में नाड़ियों को उत्तेजित कर दिया। शेन कियानिक्सुन की भुजा से काली अग्निविश ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं पल भर में विलीन हो गईं। शेन कियानिक्सुन की बाह, जो मूल रूप से स्याही की तरह बिल्कुल काली थी, उसने भी अपना बर्फीला सफ़ेद रंग वापस पा लिया। उफ! निंगचुवान ने राहत की सांस ली और अपने माथे से पसीना पोंछा। आखिरकार यह उनका पहली बार लाइफ ओपिंग 13 नीडल्स का प्रदर्शन था और वे कुछ हद तक घबराए हुए थे, लेकिन इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था, जिससे शेन कियानिक्सुन के शरीर से अग्निविश की हुई आसानी से बाहर निकल गई। क्या आग का जहर निकाल दिया गया है? लेकिन मेरी बहन अभी तक क्यों नहीं जाग उठी? शेन किंग ने बड़े उत्साह से पूछा। चिंता मत करो, अग्निविश को हटाना तो बस पहला कदम है। अगला कदम है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजित करना ताकि वह जाग जाए। ये कदम वास्तव में कहीं अधिक सरल है। निंगचुवान ने शांत भाव से मुस्कुराया। स्विश स्विश स्विश। एक विचार के साथ ही 13 चांदी की सुइयां तुरंत शेन कियानिक्सुन के बाहुई, तायांग, टोंटिन और किंगमिंग बिंदुओं सहित 13 एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर जा गिरीं। इसके अलावा चांदी की सुइयां आध्यात्मिक शक्ति के अंशों से भरी हुई थीं, जो शेन कियानिक्सुन की चेतना के सागर में सुप्त आत्मा को बाहर निकाल रही थीं और उसकी क्षमता को उत्तेजित कर रही थीं। ये प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी। अगर निंगचुवान को असुर दानव सम्राट से साधना का अनुभव न होता, तो जीवन सुधारने वाली 13 सुइयों को जल्दबाजी में करने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः शेन कियानिक्सुन की आत्मा को सीधे नुकसान पहुंचाता, जिससे वह मूर्ख या मंदबुद्धि बन जाती। अरे, कितना विचित्र व्यक्ति है! निंगचुवान की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। वास्तव में उसने महसूस किया कि शेन कियानिक्सुन के चेतना सागर में सुप्त आत्मा में चरम यिन और चरम यांग दोनों गुण समाहित हैं। जैसे यिन यांग ताइजी आरेख में यिन को धारण करते हुए और यांग को आलिंगन करते हुए टकराती हुई सांसें सामंजस्य प्राप्त करती हैं, एक साथ सहअस्तित्व में रहती हैं। निंगचुवान की उत्तेजना के तहत शेन कियानिक्सुन की आत्मा थोड़ी कांप उठी और एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति फैल गई। शेन कियानिक्सुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वे बेहद खूबसूरत आंखें थीं, साफ और चमकदार, जिनमें एक उज्ज्वल और गतिशील प्रकाश था, फिर भी तारों भरे आकाश की तरह गहरी थीं, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठता था। बहुत सुंदर, यहाँ तक कि निंगचुवान भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। बहन, तुम जाग गई। वाह! उस कमीने निंगचुवान ने मुझसे झूठ नहीं बोला, उसने सचमुच तुम्हें ठीक कर दिया। शेन किंग अपार उत्साह और खुशी से भरी आंखों के साथ आगे बढ़ी और शेन कियानिक्सुन को कसकर गले लगा लिया। निंगचुवान ने मुझे बचाया। शेन कियानिक्सुन थोड़ी हैरान थी, उसकी निगाहें निंगचुवान की ओर थीं और उनमें आश्चर्य और अविश्वास का भाव झलक रहा था। शेन जी, आप मुझ पर भरोसा करने के बजाय उस निकम्मे निंगचुवान पर भरोसा करना पसंद करते हैं। आपने मुझे सचमुच निराश किया। क्या आपको सच में लगता है कि वह कियानिक्सुन को बचा सकता है? ली युनफेई ने ताना मारा। युवा स्वामी ली, निंगचुवान के पास शायद कोई उपाय हो। शेन वान का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसने फिर भी गहरी आवाज में कहा, क्या उसके पास कोई उपाय है? अगर होता तो वो बहुत पहले ही सामने आ जाता। वो अब इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि उसे डर है कि कियानिक्सुन मुझसे शादी कर लेगी, है ना? ऐसा स्वार्थी और निकम्मा आदमी कियानिक्सुन की हालत और भी खराब कर सकता है। एल्डर शेन, केवल मेरे ली परिवार की युन शेंगोली ही कियानिक्सुन को बचा सकती है। मैं आपको सलाह देता हूं कि अभी समय रहते उसे रोकें, अन्यथा कियानिक्सुन को कुछ भी हो गया तो आपको बहुत देर बाद पछतावा होगा। ली युनफेई ने आत्मविश्वास से कहा। मैं, शेन वान के चेहरे पर भी संघर्ष के भाव थे। लेकिन तभी अचानक कमरे के अंदर से शेन किंग की हैरान करने वाली आवाज़ सुनाई दी और वह कांप उठी। कियानिक्सुन जाग गई है। शेन वान ने अत्यधिक उत्साह और उम्मीद का भाव दिखाते हुए सीधे दरवाजा खोल दिया। बिस्तर पर शेन कियानिक्सुन सचमुच उठकर बैठ गई थी। कियानिक्सुन, तुम जाग गई। ये तो बहुत बढ़िया है। शेन वान की आंखें लाल हो गईं और वह जल्दी से उसके पास चली गई। माँ, आप मेरे बारे में चिंतित रहती थीं। शेन कियानिक्सुन की आंखों में थोड़ी सी अपराधबोध झलक रही थी। ये कैसे संभव है? उस निकम्मे निंगचुवान ने शेन कियानिक्सुन को ठीक कर दिया। उनके पीछे पीछे आई ली युनफेई की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे यह आभास हो गया था कि हालांकि शेन कियानिक्सुन अभी भी थोड़ी कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसकी आभा मजबूत होती जा रही थी और वह अब किसी गंभीर खतरे में नहीं थी। निंगचुवान ने आखिर यह कैसे किया? ये जानना जरूरी है कि भले ही ली युनफेई ने ली परिवार का खजाना युन शेनपिल बाहर निकाला था, लेकिन उसे पूरा भरोसा नहीं था कि यह शेन कियानिक्सुन को ठीक कर सकता है। ये केवल शेन परिवार को मजबूर करने की एक रणनीति थी। कियानिक्सुन, क्या वाकई निंगचुवान ने तुम्हारा इलाज किया? शेन वान भी बेहद हैरान थी। शेन वान की नज़र में निंगचुवान हमेशा से ही निकम्मा था, जिसे सिर्फ खाना पीना, जुआ खेलना और वेश्यालय जाना आता था। एक ऐसा निकम्मा जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। अगर शेन कियानिक्सुन का निरंतर संरक्षण न होता तो शेन वान उसे कब का घर से निकाल चुकी होती। हालांकि वह निंगचुवान को कोशिश करने देने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उसे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी।
लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि निंग चुवान ने वास्तव में शेन कियानिक्सुन को बचा लिया था। माँ, ये सच है। निंग चुवान ने एक अविश्वसनीय चमत्कारी एक्यूपंक्चर तकनीक का प्रयोग किया, जिससे न केवल बहन के शरीर से अग्निविष निकल गया बल्कि वह कोमा से भी जाग गई। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। शेन किंग ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ बार बार सिर हिलाया। इस पर शेन वान और शेन कियानिक्सुन समेत सभी लोगों के साथ साथ शेन परिवार के कई बुजुर्गों ने भी बदले हुए भाव से निंग चुवान की ओर देखा। निंग चुवान के चिकित्सा कौशल वास्तव में इतने उत्कृष्ट थे। उन्होंने पहले सोचा था कि निंग चुवान सिर्फ एक निकम्मा दामाद है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह निकम्मा दामाद पूरी तरह से गुणहीन नहीं था। आखिरकार, एक ऐसी समस्या जिसे हल करना द्वितीय श्रेणी के रसायन शास्त्री के लिए भी कठिन था, उसे निंग चुवान ने आसानी से हल कर दिया। निंग चुवान, धन्यवाद। शेन कियानिक्सुन के लाल होंठ हल्के से खुले और उसने कुछ जटिल भाव से निंग चुवान की ओर देखा। पति पत्नी के बीच इतना विनम्र होने की क्या जरूरत है? निंग चुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। असंभव। तभी ली युनफेई दहाड़ा, उसकी आंखों में संदेह भरा हुआ था। उसने निंग चुवान को घूरते हुए कहा, निंग चुवान, तुमने कौन से तरीके अपनाए? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम, एक निकम्मे दामाद कियानिक्सुन को बचा सकते हो। कियानिक्सुन, तुम उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। उसने तुम्हारे शरीर में अग्निविष को छिपाने के लिए कोई तरीका अपनाया होगा। अगर तुमने युन शेन की गोली नहीं ली तो एक बार अग्निविष भड़क उठा तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगी। उस पर विश्वास न करें, लेकिन तुम पर विश्वास करूं। एक पाखंडी जो दूसरों का फायदा उठाता है, शेन परिवार को धमकी देता है और मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर करता है। शेन कियानिक्सुन ने ताना मारा। उसे शेन किंग से ली युनफेई द्वारा युन शेन पिल लाने और शेन परिवार को धमकाने के बारे में पहले ही पता चल चुका था, जिससे उसके दिल में ली युनफेई के प्रति अपार घृणा उत्पन्न हो गई थी। ली युनफेई गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अचानक निंग चुवान की ओर देखा और कुछ विकृत भाव से कहा, निंग चुवान, निकम्मे, तुमने कियानिक्सुन को धोखा देने के लिए जरूर कोई छल कपट किया होगा। अगर तुम मर्द हो तो क्या मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हो? अगर हार गए तो कियानिक्सुन को छोड़कर चले जाओ। वह निंग चुवान से बेहद नफरत करता था। उसे लगता था कि निंग चुवान ने उसकी अच्छी किस्मत बर्बाद कर दी है। मैंने कियानिक्सुन को कैसे बचाया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो पहले मेरी पत्नी से निपटो। निंग चुवान ने ताना मारा। निंग चुवान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ली युनफेई गुस्से से दहाड़ा, उसकी निगाहें और भी भयंकर हो गईं। युवा स्वामी ली, ये शेन परिवार है। आपको यहाँ इस तरह की मनमानी करने की अनुमति नहीं है। शेन कियानिक्सुन की आंखें ठंडी पड़ गईं। कियानिक्सुन, मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, ली युनफेई ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। युवा स्वामी ली, शेन परिवार में आपका स्वागत नहीं है। कृपया चले जाए। शेन वान ने ठंडे चेहरे से उन्हें बीच में ही रोक दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। निंग चुवान, शेन कियानिक्सुन, मैं तुम दोनों को याद रखूंगा। 7 दिनों में हमारे दोनों परिवारों के बीच आत्मा छीनने की लड़ाई होगी। तब देखूंगा कि तुम दोनों तब भी मुस्कुरा पाते हो या नहीं। ली युनफेई की आंखों में जहर भरा था और वह मुड़ा और अपनी आस्तीन झटकते हुए चला गया। आत्मा छीनने की लड़ाई, इन 3 शब्दों ने शेन परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे के भावों को बदल दिया और शेन कियानिक्सुन की आंखों में भी चिंता की झलक दिखाई दी। इस बार मुझे डर है कि हमने ली परिवार को बुरी तरह नाराज कर दिया है। ली युनफेई को देखकर मुझे डर है कि हमें ली परिवार के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। खासकर 7 दिनों में होने वाली आत्मा अतिक्रमण की लड़ाई में हमारे शेन परिवार की आत्मा पत्थर की खान की रक्षा करना शायद असंभव हो जाएगा। शेन परिवार के एक बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तो क्या हुआ अगर हमने उन्हें नाराज कर दिया? ली युनफेई ने आकर शेन परिवार पर दबाव डाला, कियानिक्सुन को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। ये तो सरासर अन्याय है। जहां तक आत्मा छीनने की लड़ाई की बात है, कियानिक्सुन के यहाँ होने से हमें उनके लिए परिवार से क्यों डरना चाहिए? शेन वान ने व्यंग्य किया। हालांकि उसने कड़े शब्दों में बात की, लेकिन वह अपनी आंखों में छिपी चिंता को छुपा नहीं सकी। आत्मा छीनने की लड़ाई क्या है? निंग चुवान ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। आत्मा छीनने की लड़ाई आत्मा पत्थर की खान पर अधिकार पाने के लिए एक बड़ी लड़ाई है। कुछ समय पहले हमने और ली परिवार ने मिलकर विशाल पर्वत श्रृंखला में एक आत्मा पत्थर की खान की खोज की। आत्मा पत्थर की खान के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए हमने आत्मा छीनने की लड़ाई के नियम निर्धारित किए हैं। प्रत्येक परिवार 5 युवा प्रतिभाशाली बच्चों को आत्मा छीनने की लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजेगा। अंत में जो भी जीतेगा उसे आत्मा पत्थर की खान का स्वामित्व प्राप्त होगा। शेन किंग ने चुपचाप निंग चुवान को समझाया। ठीक है, चिंता मत करो, 7 दिनों में मैं आत्मा छीनने की लड़ाई में जरूर भाग लूंगा और ली युनफेई की जमकर पिटाई करूंगा। निंग चुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बेहतर होगा कि तुम इसे बचा लो, शेन वान ने नाराजगी से कहा, लेकिन निंग चुवान द्वारा शेन कियानिक्सुन को बचाने के प्रति सम्मान के कारण उसने उसकी ज्यादा आलोचना नहीं की।
बाकी सबने स्वाभाविक रूप से इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर निंगचुवान निकम्मा न बना होता तो शायद वह आत्मा छीनने की लड़ाई में भाग ले पाता। लेकिन अब निंगचुवान का स्पिरिट स्नैचिंग बैटल में भाग लेना महज एक मजाक था। चलो चलते हैं, क्यानेक्सुन को थोड़ा आराम करने दो। शेनवान ने शेन क्यानेक्सुन को सिर हिलाकर इशारा किया और सबको अपने साथ ले गई। कुछ ही देर में कमरे में केवल शेन क्यानेक्सुन और निंगचुवान ही रह गए। शेन क्यानेक्सुन के घाव धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन वह अभी भी थोड़ी कमजोर थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी खूबसूरत रत्नों की तरह चमकती आंखें जिज्ञासा और संदेह के मिले जुले भाव से निंगचुवान को देख रही थीं। अहम क्यानेक्सुन, भले ही मैं बहुत सुंदर हूँ, तुम्हें मुझे घूरने की जरूरत नहीं है ना? निंगचुवान ने हल्के से खांसा। छी! शेन क्यानेक्सुन ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बेबसी से कहा, मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम इतनी बातूनी हो। इस बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं। हम पति पत्नी हैं। मैंने सुना था कि जब अग्निविश ने आपके हृदय पर हमला किया तब आप मेरे लिए अस्थि संशोधन की गोली बना रहे थे, इसलिए मुझे आपको बचाना ही पड़ा। निंगचुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शेन क्यानेक्सुन मुस्कुराते समय और भी अधिक अनूठी रूप से सुंदर दिखती हैं। निंगचुवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी उत्कृष्ट एक्यूपंक्चर कला जानते हो। लगता है मैंने पहले तुम्हें कमा का। ये बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी सारी नसें कटी हुई हैं, जिसकी वजह से तुम साधना नहीं कर पा रहे हो। वरना तुम्हारी अपार आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होती। शेन क्यानेक्सुन ने धीरे से आह भरी। कौन कहता है कि मैं साधना नहीं कर सकता? बहुत जल्द मैं, निंगचुवान, साधना शुरू कर पाऊंगा। 7 दिन बाद होने वाले आत्मा अतिक्रमण युद्ध में मैं ली युनफेई को सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। निंगचुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। असुर दानव सम्राट द्वारा प्राप्त अराजकता देवता और दानव कला के बारे में सोचकर वह बेहद उत्साहित और आशावान महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि असुर दानव सम्राट द्वारा भी सराही गई ये दिव्य कला वास्तव में कितनी असाधारण होगी। अब उसे केवल पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी ताकि वह अपनी नसों को पूरी तरह से ठीक कर सके, अपने सार को शुद्ध कर सके, अपनी अस्थि मज्जा को धो सके और पुनर्जन्म ले सके। फिर वह साधना शुरू कर सकता था। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। शेन क्यानेक्सुन मुस्कुराई। जाहिर तौर पर उसने निंगचुवान की बातों को दिल पर नहीं लिया। हालांकि वह ये भी सोच रही थी कि उसे पुनर्स्थापना गोली को जल्द से जल्द परिष्कृत करना चाहिए ताकि वह निंगचुवान की सभी नाड़ियों को फिर से जोड़ने का प्रयास कर सके। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, निंगचुवान, तुम जन्म से ही प्रबल आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो और अपने मन से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हो। शायद तुम रसायन विद्या का अभ्यास कर सकते हो। हमारे शेन परिवार ने गोलियों से शुरुआत की थी और हमारे शेन परिवार का स्पिरिट पिल हॉल यानलोंग शहर के 3 प्रमुख स्पिरिट पिल स्टोरों में से एक है। स्पिरिट पिल हॉल में दुवान कियाओ नाम का एक 2 सितारा रसायनज्ञ भी है, जिसकी रसायन विद्या में असाधारण दक्षता है। मैं तुम्हें मास्टर दुवान के शिष्य के रूप में स्पिरिट पिल हॉल भेजना चाहता हूँ। शायद कुछ वर्षों में तुम एक रसायनज्ञ बन जाओगे। तुम्हारा क्या विचार है? स्पिरिट पिल हॉल के मास्टर दुआन। निंगचुवान थोड़ा हैरान रह गया। वह मना करने ही वाला था, आखिर उसने असुर दानव सम्राट की साधना का अनुभव विरासत में पाया था। हालांकि निंगचुवान की वर्तमान साधना शक्ति शून्य थी, फिर भी उसकी रसायन विद्या में इतनी दक्षता थी कि 2 सितारा रसायनज्ञ भी उसके जूते उठाने के योग्य नहीं था। क्या उसे 2 सितारा रसायनज्ञ का प्रशिक्षु बनाना सही रहेगा? निंगचुवान, इतना घमंड मत करो। मैं भी मास्टर दुआन की रसायन विद्या की उपलब्धियों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अगर तुम लगन से उनसे अध्ययन करोगे तो अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा से कम एक सितारा रसायनज्ञ तो बन ही सकते हो। इस अवसर को मत गंवाओ। शेन क्यानेक्सुन ने गंभीरता से कहा। स्पिरिट पिल हॉल जाना कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे कुछ चांदी उधार दे सकते हैं? निंगचुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिल्वर, तुम क्या करना चाहते हो? शेन क्यानेक्सुन थोड़ी चौंक गई, फिर उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी निगाहें खतरनाक हो गईं। बेशक, मैं रसायन विद्या सीखने के लिए कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं लगन से रसायन विद्या का अध्ययन करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। बस मुझे कुछ लाख ताइल चांदी उधार दे दो। निंगचुवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। उन्होंने गणना की थी कि पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां काफी कीमती थीं और इसके लिए बहुत अधिक चांदी की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्यवश वह इस समय बिल्कुल कंगाल था और शेन क्यानेक्सुन द्वारा उसे हर महीने दिए जाने वाले सारे चांदी के पैसे भव्य मनोरंजन पर बर्बाद हो चुके थे। क्या तुम आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीद रहे हो? क्या तुम उस वेश्या को खुश करने के लिए फिर से उस वेश्यालय में जाने की कोशिश कर रहे हो? शेन क्यानेक्सुन ने व्यंग्य किया। वेश्या? कौन सी वेश्या? निंगचुवान थोड़ा अचंभित रह गया। चले जाओ। शेन क्यानेक्सुन गुस्से से इतनी चिढ़ गई कि उसके दांत किटकिटाने लगे।
निंगचुवान के भोले भाले चेहरे को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह चांदी का इस्तेमाल मौज मस्ती करने, जुआ खेलने और फिर से वेश्यालय जाने के लिए करना चाहता है। क्या निक्सुन, मैं वेश्यालय बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कसम से। बस मुझे कुछ चांदी उधार दे दो। चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में 10 गुना लौटा दूंगा, या अगर तुम चाहो तो 100 गुना भी। निंगचुवान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह जानता था कि शेन कियानिक्सुन ने उसे गलत समझा है। भाग जाओ। शेन कियानिक्सुन गुस्से से इतनी उग्र हो गई कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने बिस्तर से जेड का तकिया उठाया और निंगचुवान पर फेंक दिया, जो अपना सिर पकड़कर बिस्तर से बाहर निकला और सीधे भाग गया। चूंकि मैंने चांदी उधार नहीं ली तो मुझे पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली कहाँ से मिलेगी। निंगचुवान थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। वूश! लेकिन तभी एक तेज सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी और कमरे के अंदर से 1 लाख ताइल का चांदी का नोट बाहर निकल आया। निंगचुवान, अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने फिर से झांग शियाओ को ढूंढने के लिए वेश्यालय जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। शेन कियानिक्सुन की दांत पीसने वाली आवाज़ सुनाई दी। निंगचुवान बेहद प्रसन्न हुआ और झट से बोला, धन्यवाद मेरी पत्नी। चिंता मत करो, वह वेश्या तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं पागल ही होऊंगा। शेन कियानिक्सुन का दिल अब भी नर्म था। 100,000 ताइल का चांदी का नोट पकड़े हुए निंगचुवान खुशी खुशी शेन परिवार के महल से निकल गया और पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदने की तैयारी करने लगा। वह बदमाश! शेन कियानिक्सुन ने घृणा से अपने दांत पीसे। हालांकि वह कुछ सोचती हुई प्रतीत हुई और उसकी आंखों में एक जटिल भाव आ गया। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, शायद एक साधारण व्यक्ति होना भी अच्छा है। मार्शल साधना क्रूर और निर्मम है और मेरा समय भी सीमित है। आशा है कि आप शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। अल्पविराम। यानलोंग शहर में दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटी की दुकानें थीं। निंगचुवान हुआई रेंझाई नामक एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी की दुकान में दाखिल हुआ, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह पीले चेहरे के साथ चांदी के नोटों का एक ढेर पकड़े हुए बाहर निकला। वह बदमाश निंगचुवान ने गुस्से में बड़बड़ाया, उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी। उसके हाथों में मौजूद 100,000 ताइल का चांदी का नोट पहले ही घटकर 95,000 ताइल रह गया था। निंगचुवान को देखते ही हुआई रेंझाई के दुकानदार ने तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा किया और उसे घेर लिया, फिर पिछले ऋण पत्र पेश किए और निंगचुवान से अपने ऋण चुकाने की मांग की। भगवान ही जाने उस बदमाश निंगचुवान पर पहले कितना कर्ज था। निंगचुवान ने वहां से निकलने के लिए 5,000 ताइल चांदी वापस कर दी और हुआई रेंझाई के दुकानदार ने निंगचुवान को कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटी बेचने से साफ इनकार कर दिया। निंगचुवान ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पुरानी प्रतिष्ठा इतनी बदनाम होगी। अगर मैं कुछ और आध्यात्मिक जड़ी बूटी की दुकानों पर जाऊं तो क्या मेरे 100,000 ताइल चांदी गायब नहीं हो जाएंगे। भगवान ही जाने उस बदमाश ने पहले कितना कर्ज लिया था। लगता है मुझे कोई न कोई उपाय ढूंढना ही होगा। निंगचुवान गंभीर चेहरे के साथ शेन परिवार के हवेली में लौट आया। कुछ ही देर में उसने एक काला चोला और एक हुड पहन लिया, जिससे वह पूरी तरह से छिप गया और एक बार फिर शेन परिवार के महल से निकल गया। इस बार वह किसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी की दुकान पर नहीं गया, बल्कि सीधे अनमोल खजाने के मंडप की ओर चल पड़ा। द प्रीशियस ट्रेजर पवेलियन में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खजाने और चमत्कारी औषधियां बेची जाती थीं, जिसकी शाखाएं पूरे ग्रेट शिया साम्राज्य में फैली हुई थीं। ऐसा कहा जाता था कि हर शहर में अनमोल खजाने के मंडप की एक शाखा थी। यानलोंग शहर में कीमती खजाना मंडप निस्संदेह पहले स्थान पर था, जिसके बाद शेन परिवार का स्पिरिट पिल हॉल और ली परिवार की अर्थफायर वर्कशॉप का स्थान था। जब निंगचुवान कीमती खजाने के मंडप में पहुंचा तो एक मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उसका स्वागत किया। निंगचुवान को काले वस्त्र में पूरी तरह ढका हुआ देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। यानलोंग शहर विशाल वन्य पर्वत श्रृंखला के निकट था और कई मार्शल आर्टिस्ट राक्षसी जानवरों का शिकार करने और खजाने की खोज करने के लिए विशाल वन्य पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे और फिर यानलोंग शहर में आराम करते थे, क्योंकि यहाँ का व्यापार फलता फूलता था। उसने निंगचुवान को विशाल वन्य पर्वत श्रृंखला का एक राक्षसी पशु शिकारी समझ लिया। ऐसे राक्षसी जानवरों का शिकार करने वाले लोग आमतौर पर धनी होते थे। मुझे इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की 3-3 खुराक चाहिए। निंगचुवान ने अपनी आवाज़ धीमी कर ली और कर्कश स्वर में बोला। उसने पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली के लिए आवश्यक दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को कुशलतापूर्वक एक पर्ची पर सूचीबद्ध किया और उसे बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से उसकी जांच की, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आदरणीय अतिथि, हालांकि ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बहुत कीमती हैं, लेकिन हमारे अनमोल खजाने के मंडप में ये सभी उपलब्ध हैं। इनमें से प्रत्येक के 3 भाग की कुल कीमत 91,200 चांदी के सिक्के होगी। मैं इसे आपके लिए 90,000 चांदी के सिक्कों में बदल देता हूँ। आपको ये कैसा लगता है? यह एक बड़ा कारोबार था जो वास्तव में किसी राक्षसी जानवर के शिकारी के लिए उपयुक्त था। ठीक है,
और अगर संभव हो तो मैं प्रेशियस ट्रेजर पवेलियन का रसायन शास्त्र कक्ष किराए पर लेना चाहूंगा। निंग चुवान ने राहत की सांस ली। सौभाग्यवश शेन कियानक्सुन काफी उदार थी, अगर चांदी पर्याप्त नहीं होती तो स्थिति असुविधाजनक हो जाती। क्या आप रसायन विद्या का कमरा किराए पर लेना चाहते हैं? क्या आदरणीय अतिथि एक रसायनज्ञ हैं? बूढ़ा आदमी कांप उठा और उसकी निगाहें तुरंत बदल गईं। ऐसा कहा जा सकता है। मुझे सबसे बेहतरीन रसायन विद्या कक्ष चाहिए। इसकी कीमत कितनी है? निंग चुवान ने टालमटोल भरे लहजे में जवाब दिया। गुरुजी, कृपया मेरे साथ आइए। हमारे अनमोल खजाने के मंडप में 3 प्रकार के रसायन विद्या कक्ष हैं। 1 सितारा सबसे निम्न स्तर का है, 3 सितारा सबसे उच्च स्तर का है। 3 सितारा रसायन विद्या कक्ष का प्रतिदिन का शुल्क 5000 चांदी के सिक्के है। बूढ़े व्यक्ति ने अत्यंत आदर के साथ कहा। अपनी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सागर साधना के बावजूद वह निंग चुवान की साधना की गहराई को नहीं समझ सका। उसके सामने खड़ा निंग चुवान एक साधारण व्यक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था, मानो उसने कोई साधना ही न की हो। ये निश्चित रूप से स्पिरिट सी दायरे से परे का मार्शल आर्टिस्ट था। क्या ये दाओ फाउंडेशन दायरे का हो सकता है? मार्शल आर्ट के अभ्यास के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: पल्स ओपनिंग, स्पिरिट सी, दाओ फाउंडेशन और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। स्वाभाविक रूप से उसने यह नहीं सोचा कि निंग चुवान एक साधारण व्यक्ति था। आखिरकार रसायनज्ञ बनने के लिए बिना साधना के कोई ऐसा नहीं कर सकता। यानलॉन्ग शहर में दाओ फाउंडेशन दायरे की साधना को एक मजबूत उपस्थिति माना जाता था। उसे बस इतना ही पता नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये रहस्यमय व्यक्ति, जो एक कीमियागर था, कितने सितारों का मालिक था। तो मैं पहले इसे 1 दिन के लिए किराए पर ले लूंगा, निंग चुवान ने उदासीनता से कहा। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है उसके पास 5000 ताइल चांदी बची थी, वरना शायद वह एक शोधन कक्ष भी नहीं खरीद पाता। जल्द ही बूढ़ा व्यक्ति निंग चुवान को एक 3 सितारा शोधन कक्ष में ले गया और किसी को भेजकर निंग चुवान को आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भिजवाईं। शोधन कक्ष के अंदर केंद्र में एक प्राचीन रसायन शास्त्र का कड़ाहा रखा था, जिसके नीचे पृथ्वी की अग्नि की आकृति उकेरी गई थी, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से झुलसा देने वाली आभा निकल रही थी। निंग चुवान ने शोधन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली का शोधन शुरू करने की तैयारी करने लगा। मुझे उम्मीद है कि यह पहले ही प्रयास में सफल हो जाएगा। निंग चुवान की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। आखिरकार ये पहली बार था जब वह गोलियां बना रहा था, इसलिए उसने पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के 3 सेट खरीदे, इस उम्मीद में कि वह सफल होगा। बूम! निंग चुवान की विशाल आध्यात्मिक शक्ति फैल गई, जिसने पृथ्वी अग्नि संरचना को घेर लिया और उसे सक्रिय कर दिया। उस संरचना से अत्यधिक उच्च तापमान वाली एक प्रचंड ज्वाला निकली, जिससे शोधन कक्ष के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ गया। निंग चुवान का हृदय एक प्राचीन कुएं की तरह स्थिर हो गया। उसकी निगाहें एकाग्र हो गईं और उसने एक एक करके आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकालना शुरू कर दिया और उन्हें रसायन शास्त्र के बर्तन में फेंकने लगा। पहला चरण था स्पिरिट को तैयार करना, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के सार को संतुलित करना, जिससे उनके औषधीय प्रभाव को अधिकतम किया जा सके। हालांकि पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली 1 सितारा आध्यात्मिक गोली थी, लेकिन कुछ मायनों में ये 2 सितारा आध्यात्मिक गोली से भी अधिक मूल्यवान थी। ठीक इसलिए क्योंकि इसमें अस्थि मज्जा को शुद्ध करने, नश्वर शरीर को त्यागने और पुनर्जन्म लेने के लिए 5 तत्वों की शक्ति का उपयोग करने का चमत्कारी प्रभाव था। पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली लेने के बाद मार्शल आर्ट में एक निष्कलंक व्यक्ति के मार्शल आर्ट प्रतिभा में परिवर्तित होने की उच्च संभावना होगी। निंग चुवान की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। वह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को नियंत्रित करता था, उन्हें अग्नि के सागर में घुमाता था, जिससे अशुद्धियां दूर हो जाती थीं और वे शुद्धतम आध्यात्मिक जड़ी बूटी के सार में परिवर्तित हो जाती थीं। निंग चुवान ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने हजारों बार गोलियां बनाई हों, सहजता और इच्छाशक्ति से, बिना किसी औषधीय प्रभावकारिता को खोए, दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक मिश्रित कर दिया हो। अगर दूसरे रसायन शास्त्री निंग चुवान की तकनीक को देखते तो वे शायद बेहद हैरान रह जाते। उनमें से कौन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को अत्यंत सावधानी से तैयार नहीं करता था? वे निंग चुवान की तरह इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कड़ाही खोलना, आत्माओं को परखना, सार को संघनित करना, मिलाना, गोलियां बनाना, इन सभी प्रक्रियाओं में निंग चुवान को कोई कठिनाई नहीं हुई और अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति के समर्थन से वह जल्दी ही पहली पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को परिष्कृत करने में सफल हो गया। सफलता! निंग चुवान की आंखें खुशी से भर उठीं। उनकी हथेली में 5 रंगों की चमक से परिपूर्ण, गोल और प्राचीन, सुगंधित खुशबू वाली एक आध्यात्मिक गोली प्रकट हुई, जो वास्तव में असाधारण थी। ये सचमुच पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली थी। 5 तत्वों की अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को आधे घंटे में परिष्कृत करने के बाद मुझे अब 1 सितारा कीमियागर माना जाना चाहिए, है ना? निंग चुवान को थोड़ा गर्व महसूस हुआ और साथ ही वह बेहद आश्चर्यचकित और राहत महसूस कर रहा था। सौभाग्यवश वह असुर दानव सम्राट की बची हुई आत्मा के साथ विलीन हो गया था,
जिससे उसे असुर दानव सम्राट की विरासत और विशाल साधना अनुभव प्राप्त हुआ, जिसने उसे पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली को आसानी से परिष्कृत करने में सक्षम बनाया। इसके बाद निंगचुवान ने एक ही बार में शेष 2 पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियों को भी सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। ये शोधन कक्ष वास्तव में एकांत साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान है। क्यों न मैं यहीं पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली ले लूं। अपने सामने रखी 3 पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियों को देखकर निंगचुवान का दिल उत्साह से भर गया, उसकी आंखों में अपार उमंग और प्रत्याशा झलक रही थी। उन्होंने सीधे पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की एक गोली ली और उसे निगल लिया। उसके पेट में प्रवेश करते ही पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली तुरंत एक विशाल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो उसके अंगों और हड्डियों की ओर तेजी से बढ़ने लगी। इसके अलावा गोली के भीतर 5 रंगों की रोशनी की एक हल्की सी किरण थी, जिसमें असीम जीवन शक्ति समाहित थी, जो निरंतर प्रवाहित हो रही थी, उसके शरीर में एकीकृत होने लगी थी और उसकी नसों के पूरे जाल को पोषण दे रही थी। निंगचुवान को अपने पूरे शरीर में झुंझुनी सी महसूस हुई, हल्का दर्द हुआ और उसकी मूल रूप से क्षीण और टूटी हुई नसें वास्तव में इस क्षण धीरे धीरे जुड़ने लगीं। वास्तव में ये कारगर है। निंगचुवान बेहद खुश था। बिना किसी झिझक के उसने पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की बाकी 2 गोलियां भी निगल लीं। पंचतत्व अस्थि शोधन गोली का औषधीय प्रभाव सौम्य था और इसमें पंचतत्वों के मूल का अंश समाहित था, जो प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति प्रदान करता था और शरीर को पोषण देने में सक्षम था। निंगचुवान की सभी नसें क्षतिग्रस्त थीं, इसलिए एक पंचतत्व अस्थि शोधन गोली की ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। पंचतत्व अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की 2 गोलियों से निकलने वाली विशाल ऊर्जा लगातार निंगचुवान के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसकी टूटी हुई नसें भी धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगीं और उसकी नसों के भीतर से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी धारा निकलने लगी। 1 घंटे बाद निंगचुवान के शरीर से काली अशुद्धियां निकलीं, जो तीखी थीं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया और एक लंबी दहाड़ लगाए। उसकी आंखें अपार उत्साह और उमंग से भरी हुई थीं। उनकी नसों का पूरा जाल ठीक हो गया था। अस्थि मज्जा का शुद्धिकरण, नश्वर शरीर का त्याग और पुनर्जन्म। आखिरकार निंगचुवान साधना के मार्ग पर चल पड़ा। निंगचुवान ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अराजकता देवता और दानव कला का अभ्यास शुरू कर दिया। अराजकता का प्रथम जन्म देवता और राक्षस प्रकट होते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का गहन संप्रदाय, समस्त ऊर्जा का मूल। असंख्य युगों तक साधना करो, अपनी दिव्य शक्तियों को प्रकट करो। तीनों लोकों के भीतर और परे केवल दाव ही सर्वोच्च है। जैसे ही निंगचुवान ने अराजकता देवता और दानव कला का अभ्यास किया, उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होकर एक रहस्यमय भंवर का निर्माण करने लगी, जो उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। निंगचुवान का भौतिक दिव्य खजाना पूरी तरह से खुल गया प्रतीत हुआ। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई, जो उनकी नसों के माध्यम से निर्बाध रूप से बहते हुए उनके पूरे शरीर में प्रसारित हो रही थी। पल्स ओपनिंग रील्म का उद्देश्य शरीर में फैली नसों को खोलने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करना था। मानव शरीर में 9 प्रमुख नाड़ियां होती हैं और प्रत्येक नाड़ी को खोलने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो सकती है और साधना में उन्नति हो सकती है। जैसे ही निंगचुवान ने अराजकता के देवता और दानव कला का प्रयोग किया, उसका शरीर तेज रोशनी से जगमगा उठा, उसके रोम छिद्र खुलते हुए प्रतीत हुए और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को एक वेल द्वारा समुद्र को निगलने की तरह अवशोषित कर लिया। अराजकता के देवता और दानव कला अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली थी। निंगचुवान के केंद्र में होने से एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर बन गया और सैकड़ों मील दूर से आध्यात्मिक ऊर्जा यहां आकर एकत्रित हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा निंगचुवान की नाड़ियां भी तेजी से खुल गईं, उनका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से मजबूत हो गया और उनकी साधना में तेजी से प्रगति होने लगी। पल्स ओपनिंग फर्स्ट लेवल, पल्स ओपनिंग सेकंड लेवल, पल्स ओपनिंग थर्ड लेवल। ... यानलोंग शहर। दूर से देखने पर कीमती खजाने के मंडप के ऊपर विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होकर एक पंचर्क का शुभ बादल बना रही थी। आकाश में गरज सुनाई दे रही थी और एक रहस्यमय दबाव हवा में व्याप्त था, जिससे यानलोंग शहर में हर कोई अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित भावों को प्रदर्शित कर रहा था। वह अनमोल खजाना मंडप कहाँ है? क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि कीमती खजाने के मंडप में कोई स्वर्ग को चुनौती देने वाली आध्यात्मिक गोली प्रकट हो गई हो? सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अनमोल खजाना मंडप। एक शांत कमरे में, जो एक मनमोहक सुगंध से भरा हुआ था, कीमती खजाने के मंडप की स्वामी हुआ जियान एक सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में दुख झलक रहा था। उसने लाल रंग की पोशाक पहनी थी, उसकी त्वचा जैद की तरह सफ़ेद थी, उसका शरीर सुडौल था और उसकी जांघें लंबी और पतली थीं। विशेष रूप से उसकी चमकदार, निर्मल आंखें मोहक आकर्षण बिखेर रही थीं। इस छोटे से यानलोंग शहर में शानदार नतीजे हासिल करना बहुत मुश्किल है। पिताजी इतने निर्दयी हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस जा पाऊंगी। हुओ जियान ने अपने सुंदर और कोमल पैरों को झुलाते हुए व्यथित होकर खुद से कुछ बुदबुदाया। मिस, कुछ हुआ है? तभी हरे रंग की पोशाक पहने एक खूबसूरत युवती अंदर आए। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। लुलुओ, क्या हुआ?
हु जियान ने उत्सुकता से पूछा। हमारे अनमोल खजाने के मंडप के ऊपर 5 रंगों के शुभ बादल दिखाई दिए हैं और इस अनोखी घटना ने कई दर्शकों को आकर्षित किया है। लू लुओ ने तुरंत कहा, 5 रंगों वाले शुभ बादल। हु जियान थोड़ी हैरान हुई और खिड़की की ओर चली गई। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने सचमुच आकाश में 5 रंगों के शुभ बादलों का एक विशाल समूह देखा जो रहस्यमय और असाधारण लग रहा था। उसी समय हुआ जियान ने महसूस किया कि सभी दिशाओं से विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा एक भंवर की तरह घूम रही थी और कीमती खजाने के मंडप की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 100 मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से अनमोल खजाने के मंडप ने निगल लिया है। 100 मील के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेना, कितना अत्याचारी। यह विधि केवल रूपांतरण ड्रैगन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के लिए ही उपलब्ध है और यानलोंग शहर में कोई भी रूपांतरण ड्रैगन क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए। हु जियान की आंखों में गंभीरता का भाव झलक रहा था। फिर उसने अपनी नौकरानी लू लुओ की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, इसका स्रोत ठीक मेरा कीमती खजाना मंडप है। कीमती खजाना मंडप, क्या आज कुछ असामान्य हुआ है? अजीबोगरीब बातें, ऐसा नहीं लगता है ना? ओह हाँ महोदया, आज एक रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति कीमती खजाने के मंडप में आया था। उसने दर्जनों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदी और एक रसायन विद्या कक्ष किराए पर लिया। लूलू थोड़ी हैरान रह गई, फिर उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, क्या कोई रसायन विद्या का कमरा किराए पर ले रहा है? कोई रसायन शास्त्री? क्या इस असामान्य घटना का संबंध उससे हो सकता है? हु जियान की आंखों में चिंतन का एक संकेत दिखाई दिया। वह तो एक कीमियागर होना चाहिए। महोदया, मैंने सुना है कि वह रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति असाधारण है। यहाँ तक कि स्पिरिट सी दायरे का एक भिक्षु भी उसकी साधना का अंदाजा नहीं लगा सका। मुझे संदेह है कि वह दाओ फाउंडेशन दायरे में हो सकता है या उससे भी अधिक शक्तिशाली। लू लुओ ने समझाया, क्या वह रूपांतरण ड्रैगन क्षेत्र का कोई कीमियागर है? या शायद उसने किसी प्रकार की आध्यात्मिक गोली बनाई हो जो खगोलीय घटनाओं को जन्म दे सकती है। हु जियान का मन बेचैन हो गया। उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि कीमती खजाने के मंडप के ऊपर हो रही असामान्य घटना का संबंध उस रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति से अवश्य है। मिस, क्या मुझे उस रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति के बाहर आने का इंतजार करना चाहिए और उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए? लू लुओ ने पूछा। हाँ, आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। हु जियान की आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। चाहे वह ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन दायरे का कीमियागर हो या आकाशीय घटनाओं को उत्पन्न करने में सक्षम कोई आध्यात्मिक गोली, ये सब इस बात का संकेत देता था कि रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति अत्यंत असाधारण था। यानलोंग जैसे छोटे शहर में इतनी महत्वपूर्ण हस्ती कैसे प्रकट हो सकती थी? अल्पविराम, उसने छोड़ दिया। हु जियान ने खाली रसायनशाला को देखा और कुछ आश्चर्यचकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि काले वस्त्र पहने वह रहस्यमय व्यक्ति इतना निर्णायक होगा और सीधे चला जाएगा। मुझे उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की सूची लाओ जो कीमियागर ने खरीदी हैं। हु जियान ने एक पल सोचा, फिर अचानक कहा, हाँ, जल्द ही। प्रेशियस ट्रेजर पवेलियन के एक भिक्षु ने निंगचुवान द्वारा खरीदी गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की सूची लाकर दी। गहन आध्यात्मिक घास, प्रज्वलित ज्वाला फूल, पाला प्रतिरोधी लकड़ी, सुनहरी चमक वाला फल, ढकी हुई धरती की जड़, ये क्या है? जब हुआ जियान ने निंगचुवान द्वारा खरीदी गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की सूची देखी तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास का भाव भर गया। उसके दिल में एक भयानक लहर उमड़ पड़ी। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की यह सूची प्राचीन खंडहरों से प्राप्त एक गोली के फॉर्मूले से बेहद मिलती जुलती थी। उस गोली के फॉर्मूले को परफेक्ट बोन मैरो क्लींजिंग पिल कहा जाता था। इसका औषधीय प्रभाव अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली से 10 गुना अधिक था। यह नसों और अस्थि मज्जा को शुद्ध कर सकता था, जिससे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता था और वह मार्शल आर्ट का उस्ताद बन सकता था। हालांकि इतने वर्षों के शोध के बाद भी प्रेशियस ट्रेजर पवेलियन परफेक्ट मैरो क्लींजिंग पिल को सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर पाया था। अब उसे वास्तव में पता चला कि यानलोंग शहर में किसी ने अस्थि मज्जा को शुद्ध करने वाली एक उत्तम गोली विकसित कर ली है। अभी अभी जो असामान्य घटना घटी वह शायद परफेक्ट मैरो क्लींजिंग पिल के प्रकट होने के कारण हुई। क्या वह रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति सचमुच परफेक्ट मैरो क्लींजिंग पिल को परिष्कृत कर सकता है? अगर मुझे परफेक्ट मैरो क्लींजिंग पिल मिल जाए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मेरी जीत पक्की है? हु जियान मन ही मन सोच रही थी। उसका मासूम दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें अत्यधिक उत्साह और उम्मीद से भरी हुई थीं। जांच करो, पूरी ताकत से जांच करो। हमें उस रहस्यमय काले वस्त्रधारी बुजुर्ग के मूल का पता लगाना होगा। जो भी उसे ढूंढ निकालेगा उसे 100 आत्मा पत्थर इनाम में मिलेंगे। हु जियान ने गहरी आवाज में कहा। जी हाँ, पवेलियन मास्टर। कीमती खजाने के मंडप में मौजूद हर कोई तुरंत उत्साहित हो गया। उनकी आंखों में अपार उम्मीद झलक रही थी। एक स्पिरिट स्टोन की कीमत 1 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर थी। 100 आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत 10 मिलियन चांदी के सिक्के थी और ये तो बस एक व्यक्ति को ढूंढने का इनाम था।
पूरे अनमोल खजाने के मंडप में हलचल मच गई, और जिस बूढ़े पादरी ने निंगचुवान का स्वागत किया था अब उसे पछतावे से दिल में दर्द होने लगा। काश उसे पहले पता होता तो वह हर हाल में निंगचुवान को अपने पास रखता। वह 100 आत्मा पत्थरों से वंचित रह गया था। अल्पविराम। निंगचुवान, तू नीच है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली परिवार के घर में ली युनफेई मुख्य हॉल में बैठा था। उसकी आंखें क्रोध से धधक रही थी, उसका सुंदर चेहरा बेहद विकृत हो गया था। जमीन पर चीनी मिट्टी के बर्तनों के कई टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे और कई नौकर डर से कांपते हुए घुटनों के बल बैठे थे। रिपोर्टिंग, यंग मास्टर शेन परिवार के यंग मास्टर शेन रुजुओ यहाँ मिलने आए हैं। तभी किसी ने कांपते हुए आवाज में सूचना दी। शेन रुजुओ, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसे अंदर आने दो। ली युनफेई की निगाहें ठंडी हो गईं। शेन रुजुओ शेन परिवार के महान बुजुर्ग के पोते थे। उनमें असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा थी और कहा जाता था कि वे हाल ही में आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में गए थे। ली युनफेई ने उनसे ली परिवार में आने की उम्मीद नहीं की थी। कुछ ही देर में एक सफ़ेद वस्त्र पहने, सुरुचिपूर्ण और असाधारण चेहरे वाला एक युवक अंदर आया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा का शक्तिशाली उतार चढ़ाव दिखाई देता था जो उनकी असाधारण साधना का संकेत था। स्पिरिट सी रियल्म। शेन रुजुओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच स्पिरिट सी रियल्म में प्रवेश कर जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली युनफेई की आंखों में चमक आ गई जब उसने शेन रुजुओ को घूरते हुए पूछा। भाई ली, मैंने सुना है कि शेन परिवार में उस निकम्मे निंगचुवान ने आपको अपमानित किया था। शेन रुजुओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ली युनफेई का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, क्या यहाँ शेख ही बघारने आए हो? अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो दफा हो जाओ। भाई ली, जल्दी मत कीजिए, मैं आपसे सहयोग पर चर्चा करने आया हूँ। शेन रुजुओ शांति से बैठ गई, आराम से मेज पर रखी चाय उठाए और एक घूंट पी। सहयोग। ली युनफेई की आंखों में चमक आ गई, फिर उसने उपहास करते हुए कहा, कहीं तुम निंगचुवान से मेरे साथ निपटना तो नहीं चाहते? चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुम्हारे शेन परिवार का दामाद है। क्या तुम अपने ही परिवार को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? इतनी सख्ती से बात मत करो। निकम्मा निंगचुवान कैसा दामाद है? मुझे लगता है कि कियानिक्सुन के लिए सिर्फ भाईली ही सही वर हैं। हम दोनों मिलकर निंगचुवान को हटा दें। तुम शेन कियानिक्सुन से शादी कर लो और मैं शेन परिवार का मुखिया बन जाऊंगा। कैसा रहेगा? शेन रुजुओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम सच में शेन परिवार के मुखिया बनना चाहते हो? हा हा हा, शेन रुजुओ, तुम तो वाकई बेशर्म हो, पर मुझे अच्छा लगा। तुम कैसे सहयोग करना चाहते हो? ली युनफेई जोर से हंस पड़ी और तुरंत ही उसे दिलचस्पी हो गई। ये बहुत आसान है। मैंने सुना है कि नगर स्वामी झाओ की पोती एक गंभीर जहर से गंभीर रूप से बीमार है और नगर स्वामी झाओ ने कई तरीके आजमाए हैं लेकिन उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। शेन रुजुओ ने पूछा। जी हाँ, नगर स्वामी झाओ की पोती अत्यंत दुर्लभ आत्मा भक्षक भूविष से पीड़ित है। हम तो जानते ही हैं, यहाँ तक कि बहुमूल्य खजाना मंडप का त्रिसितारा रसायनज्ञ भी इस विष का समाधान नहीं कर पा रहा है। कहा जाता है कि केवल एक विशेष उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक गोली ही इस विष को दूर कर सकती है। ली युनफेई ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि निंगचुवान एक्यूपंक्चर में माहिर है और शेन कियानिक्सुन के शरीर से अग्नि विष का उपचार उसने ही किया था। अगर निंगचुवान ने नगर स्वामी झाओ की पोती का इलाज किया और उसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? शेन रुजुओ ने चंचल मुस्कान के साथ कहा। ली युनफेई का शरीर कांप उठा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत शेन रुजुओ का मतलब समझ गया। हा हा हा, शेन रुजुओ, तुम सचमुच दुष्ट हो। अगर निंगचुवान नगर स्वामी झाओ की पोती का इलाज करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो नगर स्वामी झाओ निश्चित रूप से क्रोधित होंगे। उस समय तो शेन कियानिक्सुन को भी भुगतना पड़ेगा। ली युनफेई ने बेहद उत्साह से कहा। बिल्कुल सही। नगर स्वामी झाओ की पोती को बचाने के लिए निंगचुवान को कैसे कार्रवाई करने के लिए राजी किया जाए, इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? उस समय न केवल निंगचुवान की मृत्यु होगी बल्कि शेन कियानिक्सुन को भी कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे ही उसे मुखिया पद से हटा दिया जाता है और मैं शेन परिवार का मुखिया बन जाता हूँ, क्या तुम्हारे लिए शेन कियानिक्सुन से शादी करना आसान नहीं हो जाएगा? शेन रुजुओ ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में थोड़ी सी निर्ममता झलक रही थी। बहुत खूब शेन रुजुओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। निंगचुवान को मार डालूंगा और तुम्हें शेन परिवार का मुखिया बना दूंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। ली युनफेई जोर से हंसा और उसने अपनी चाय का कप उठाया। सुखद सहयोग। शेन रुजुओ ने भी मुस्कुराते हुए अपनी चाय का प्याला उठाया और हवा में इशारा किया। उसका दिल बेहद उत्सुक और उम्मीदों से भरा हुआ था। जैसे ही वह शेन परिवार का मुखिया बनेगा, वह उस वस्तु को प्राप्त कर लेगा। उस समय वह सचमुच महान ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होगा। कितना हास्यास्पद है ली युनफेई। क्या वह सचमुच सोचता था कि वह शेन परिवार के मुखिया का पद हासिल करना चाहता है?
इस समय निंगचुवान को यह नहीं पता था कि बहुमूल्य खजाना मंडप का स्वामी उस रहस्यमय रसायनज्ञ की तलाश में पूरे यानलॉन्ग शहर में छानबीन कर रहा था, और न ही उसे यह पता था कि ली युनफेई और शेन रुजुओ गुप्त रूप से उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। वह चुपचाप प्रेशियस ट्रेजर पवेलियन से निकलकर शेन परिवार के पास लौट गया। मेरी साधना अंततः पल्स ओपनिंग दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। निंगचुवान की आंखों में अपार उत्साह झलक रहा था। यह उनकी साधना का वह रूप था जो उनकी नसों के क्षतिग्रस्त होने से पहले था। अब उनकी नसें ठीक हो जाने और अराजकता देवता एवं दानव कला का अभ्यास करने के बाद उन्होंने 100 मील के दायरे से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे निंगचुवान की साधना में तीव्र वृद्धि हुई और उनकी सभी 9 प्रमुख नसें आसानी से खुल गईं। निंगचुवान की सभी 9 नसें आपस में जुड़ जाने के कारण उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा एक महान नदी की तरह प्रवाहित होने लगी, जिससे निंगचुवान को अपार शक्ति का एहसास हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निंगचुवान पहले से अधिक मजबूत हो गया था। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे उसके कपड़े जोर से फड़फड़ाने लगे। सामान्य तौर पर मानव शरीर की 9 प्रमुख नाड़ियों में से प्रत्येक के खुलने पर 1000 जिन की दिव्य शक्ति प्राप्त की जा सकती है। सभी 9 नाड़ियों को खोलने का अर्थ है 10,000 जिन की दिव्य शक्ति। लेकिन निंगचुवान को लगा कि अब उसके एक ही मुंह से 1 लाख जिन से कहीं अधिक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। उसकी मरम्मत की गई नसें मजबूत हो गई थीं और अराजकता के देवता और दानव कला के कारण उसके शरीर में पूर्ण परिवर्तन आया था, जिससे उसे साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली शरीर प्राप्त हुआ था। निंगचुवान को तो ये भी लगता था कि अगर कोई स्पिरिट सी रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट भी उसके सामने खड़ा हो जाए तो वह उसे एक ही मुक्के से मार सकता है। मेरी साधना अब पल्स ओपनिंग के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है। मुझे आत्मरक्षा के लिए कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहिए। अगर मौका मिला तो मैं उस धूर्त ली युनफेई को पीट कर मार डालूंगा, ताकि वह मेरी पत्नी पर बुरी नज़र रखना छोड़ दे। निंगचुवान की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी जब वह मन ही मन सोचने लगा। साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट को पीले, काले, पृथ्वी, स्वर्ग और संत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक रैंक को आगे निम्न, मध्य और उच्च श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शेन परिवार की सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट फ्लेम ड्रैगन स्वॉर्ड प्ले भी ज़्यादा से ज़्यादा निम्न श्रेणी की ब्लैक रैंक की ही थी। हालांकि निंगचुवान वर्तमान में पल्स ओपनिंग के केवल 9वें स्तर पर है, इसलिए वह केवल पीले स्तर की साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट का ही अभ्यास कर सकता है। साधना तकनीकों के लिए मेरे पास पहले से ही अराजकता देवता और दानव कला है, जो एक दिव्य स्तर की साधना तकनीक है, जो इस दुनिया की किसी भी मार्शल आर्ट से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जहां तक मार्शल आर्ट की बात है, शेन परिवार की मार्शल आर्ट बहुत साधारण है। देखते हैं कि असुर दानव सम्राट की स्मृतियों में कोई शक्तिशाली मार्शल आर्ट है या नहीं। निंगचुवान ने मन ही मन सोचा। उसने असुर दानव सम्राट की स्मृतियों से अपनी वर्तमान साधना के लिए उपयुक्त एक मार्शल आर्ट खोज निकाला। ग्रेट विंड थंडर पाम। यह एक उच्च श्रेणी की ब्लैक रैंक मार्शल आर्ट है, जिसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला स्तर उच्च श्रेणी की येलो रैंक मार्शल आर्ट के समान है, दूसरा स्तर निम्न श्रेणी की ब्लैक रैंक मार्शल आर्ट के समान है और तीसरा स्तर उच्च श्रेणी की ब्लैक रैंक मार्शल आर्ट के समान है। ग्रेट विंड थंडर पाम बेहद उग्र होता है। जब इसे पूरी तरह से विकसित किया जाता है तो यह हवा और बिजली की शक्ति का उपयोग करके सब कुछ नष्ट कर सकता है। बेशक निंगचुवान अभी केवल पहले स्तर की साधना कर सकता है, लेकिन एक बार जब वह सफल हो जाता है तो यह उसकी युद्ध शक्ति को कई 10वें हिस्से तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने स्विमिंग ड्रैगन मूवमेंट टेक्निक नामक एक मूवमेंट तकनीक भी खोजी, जो एक उच्च श्रेणी की ब्लैक रैंक मार्शल आर्ट है। तैराकी ड्रैगन गति तकनीक से शरीर तैरते हुए ड्रैगन की तरह गति कर सकता है, बिजली की तरह तेज। जब इसे चरम सीमा तक विकसित किया जाता है तो व्यक्ति क्षण भर के लिए हवा में भी चल सकता है, जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। ग्रेट विंड थंडर पाम और स्विमिंग ड्रैगन मूवमेंट टेक्निक, जिनमें से एक आक्रामक मार्शल आर्ट है और दूसरी गति तकनीक है, यदि सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाए तो निंगचुवान की वर्तमान शक्तिशाली शारीरिक शक्ति के साथ, यदि उसका सामना किसी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट से भी होता है जिसने अपनी स्पिरिट सी खोल रखी है, तो वह उसे दबाकर मार सकता है। शेन परिवार और ली परिवार के बीच आत्मा अदला बदली की लड़ाई में अभी कुछ दिन बाकी हैं। जैसे ही मैं महान पवन वज्र हथेली और तैरते ड्रैगन की चाल की तकनीक में महारत हासिल कर लूंगा, मैं आत्मा अदला बदली की लड़ाई में भाग लूंगा और कियानेक्सुन को चौंका दूंगा। निंगचुवान की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी जब वह मन ही मन सोचने लगा। उन्होंने यहाँ अभ्यास नहीं किया। ग्रेट विंड थंडर पाम और स्विमिंग ड्रैगन मूवमेंट टेक्निक के अभ्यास के लिए खुली जगह की आवश्यकता होती है, और शेन परिवार में अभ्यास करने से बहुत अधिक शोरगुल हो सकता था। निंगचुवान ने दोबारा अपना काला चोगा पहना, मुंह और नाक ढकी, सिर पर हुड लगाया और अपने साथ कुछ सूखा खाना और पानी ले गया। वह चुपचाप शेन परिवार से निकलकर सीधे यानलॉन्ग शहर से बाहर चला गया। यानलॉन्ग शहर के बाहर विशाल जंगली पर्वत श्रृंखला फैली हुई थी। किंवदंती है कि विशाल पर्वत श्रृंखला में अनगिनत राक्षसी जीव और प्राकृतिक खजाने मौजूद हैं।
कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट विशाल पर्वत श्रृंखला में राक्षसी जीवों का शिकार करने और खजानों की खोज करने का आनंद लेते हैं। निंग चुवान ने सीधे एक घने जंगल को चुना और ग्रेट विंड थंडर पाम और स्विमिंग ड्रैगन मूवमेंट टेक्निक का अभ्यास शुरू कर दिया। ग्रेट विंड थंडर पाम का पहला स्तर स्टार्टलिंग थंडर है, जिसमें अपनी स्वयं की जीवन शक्ति का उपयोग मार्गदर्शक के रूप में करना आवश्यक है। प्रहार करते समय ये गरजते हुए बादल की तरह होता है, जो अविश्वसनीय रूप से भयंकर होता है। जब निंग चुवान ग्रेट विंड थंडर पाम का अभ्यास कर रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो एक भयंकर हवा चल रही हो और सूखे पत्ते चारों ओर उड़ रहे हों, जिससे एक बेहद भयावह दृश्य बन रहा था। दरार। अंत में निंग चुवान ने हथेली से प्रहार किया, जो सीधे एक विशाल चट्टान पर लगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरी ओर स्विमिंग ड्रैगन मूवमेंट टेक्निक हल्की और फुर्तीली थी, जो जंगल में तैरते हुए ड्रैगन की तरह चलती थी और साथ ही बिजली की तरह तेज भी थी। एक कठोर और एक नर्म वस्तु होने से न केवल निंग चुवान की युद्ध शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई, बल्कि उसकी साधना में भी अविश्वसनीय रूप से तेजी आई। ऐसा लग रहा था मानो उसने असुर दानव सम्राट के विशाल साधना अनुभव को प्राप्त कर लिया हो। इसलिए निंग चुवान के लिए महान पवन वज्र हथेली और तैरते हुए ड्रैगन की गति तकनीक कोई कठिनाई नहीं थी। उसकी समझ अद्भुत थी और कुछ बार अभ्यास करने के बाद ही उसने बुनियादी बातों को समझ लिया था। जीवन शक्ति के उस प्रचंड प्रवाह, पूरी ताकत से प्रहार करने और हर चीज को कुचल देने की उस भावना ने निंग चुवान को पूरी तरह से मोहित कर लिया था। 2 दिन बाद बूम, निंग चुवान की प्राणिक ऊर्जा में तीव्र उछाल आया और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में घूमने लगी। उसकी प्राणिक ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई और अपार शक्ति के साथ फूट पड़ी। वह लगातार अपनी हथेलियों से प्रहार करता रहा, प्रत्येक प्रहार के साथ एक तेज सरसराहट की आवाज आती थी, मानो कोई भयंकर तूफान हो। साथ ही गरज की आवाज भी आ रही हो, जो बेहद भयंकर थी। उसने तुरंत अपनी हथेली पीछे खींच ली, एक कदम बढ़ाया और उसका शरीर तेजी से एक अजीबोगरीब दिशा में आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि हवा में उसकी परछाई भी पीछे छूट गई। अस्पष्ट रूप से ऐसा लगा मानो कोई तैरता हुआ अजगर अविश्वसनीय रूप से हल्का, फिर भी बिजली की गति से तेजी से गुजर गया हो। ग्रेट विंड थंडर पाम आखिरकार पहले स्तर पर पहुंच गया है और स्विमिंग ड्रैगन मूवमेंट टेक्निक में भी मामूली महारत हासिल कर ली गई है। निंग चुवान की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। ग्रेट विंड थंडर पाम का पहला स्तर स्टार्टलिंग थंडर बिजली की गति से भयंकर हथेली के निशान छोड़ता है, जो सब कुछ दबा देता है। चौंकाने वाली गड़गड़ाहट निंग चुवान की 1 लाख जिन की दिव्य शक्ति के साथ मिलकर अत्यंत भयानक युद्ध शक्ति को उजागर कर सकती थी। तैराकी ड्रैगन गति तकनीक में मामूली महारत हासिल करने से निंग चुवान को असाधारण गति प्राप्त हुई। ग्रेट विंड थंडर पाम के साथ मिलकर वह अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ मैं शायद ली युनफेई को एक ही हाथ से मार सकता हूँ। निंग चुवान की आंखों में तेज चमक थी और वह इसे आजमाने के लिए थोड़ा उत्सुक महसूस कर रहा था। ली युनफेई की साधना भी पल्स ओपनिंग के 9वें स्तर पर थी, उसने अभी तक स्पिरिट सी दायरे में प्रवेश नहीं किया था। शेन कियानिक्सुन के प्रति ली युनफेई की निरंतर लालसा को देखकर निंग चुवान के हृदय में भी हत्या का भाव उत्पन्न हो गया। क्या मुझे चुपके से ली परिवार में घुसकर ली युनफेई को चुपचाप मार देना चाहिए, ताकि वह आत्मा छीनने की लड़ाई में कोई गड़बड़ी न कर सके? निंग चुवान के मन में विचार उमड़ पड़े और उसे ली परिवार में सीधे घुसकर ली युनफेई को मार डालने की तीव्र इच्छा हुई। कोई है? निंग चुवान की निगाहें चमक उठीं। उसे अचानक दूर से कई आकृतियां विशाल जंगली पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ती हुई दिखाई दीं। वे उससे ज्यादा दूर नहीं थे। अराजकता, देवता और दानव कला का अभ्यास करने के बाद निंग चुवान की सुनने और देखने की क्षमता तेज हो गई थी और उसकी मानसिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। वह 100 झांक के दायरे में किसी भी गड़बड़ी का पता लगा सकता था। उसका दिल बेचैन हो गया और वह चुपचाप उनके पीछे चल दिया। कुल मिलाकर 3 आकृतियां थीं। नेता एक युवक था जिसने काला चोगा पहन रखा था, उसका चेहरा सुंदर और भावहीन था। उसके पीछे 2 शक्तिशाली गार्ड चल रहे थे, जिनके चेहरे पर ठंडक के भाव थे और आंखें बिजली की तरह तेज थीं। वे सतर्कता से अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहे थे। ली युनफेई। निंग चुवान की आंखों में थोड़ी सी विचित्रता झलक रही थी। वह ली युनफेई को मारने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ली युनफेई प्रकट हो गई। क्या संयोग है! ग्रेट वाइल्डनेस माउंटेन रेंज में चुपके से घुसकर वह क्या करने का इरादा रखता है? ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं होगा, निंग चुवान ने मन ही मन सोचा। वह बहुत करीब नहीं गया, ली युनफेई का थोड़ी दूरी से पीछा करता रहा, क्योंकि ली युनफेई के पीछे मौजूद 2 शक्तिशाली अधेड़ उम्र के व्यक्ति स्पिरिट सी दायरे में थे। एक स्पिरिट सी रील्म 2 में था और दूसरा स्पिरिट सी रील्म 3 में। उसके ज्यादा करीब जाने से वह आसानी से पकड़ा जा सकता था। उसी समय ली युनफेई और उन 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों की आवाजें निंग चुवान के कानों तक पहुंची। युवा स्वामी, बैंगनी आत्मा का झरना आगे पर्वत शिखर पर होना चाहिए। एक गार्ड ने एक प्राचीन चर्मपत्र मानचित्र निकाला, आसपास के इलाके को देखा और ली युनफेई से कहा,
हा हा हा, शानदार। एक बार जब मुझे बैंगनी आत्मा का झरना मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से उसमें मौजूद बैंगनी धुंध की आत्मा ऊर्जा का उपयोग करके एक ही झटके में अपने आत्मा सागर को खोल पाऊंगा, आत्मा सागर क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊंगा और फिर आप सभी को भरपूर इनाम मिलेगा। ली युनफेई ने बेहद उत्साह से कहा। धन्यवाद युवा स्वामी, दोनों गार्डों ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही मैं स्पिरिट सी दायरे में प्रवेश करूंगा, कुछ दिनों बाद होने वाली स्पिरिट स्नैचिंग लड़ाई में मेरा ली परिवार निश्चित रूप से शेन परिवार को कुचल देगा और उस स्पिरिट स्टोन माइन पर कब्जा कर लेगा। उस समय मैं उस निकम में निंग चुवान को जरूर मार डालूंगा और शेन कियानिक्सुन को छीन लूंगा। ली युनफेई की आंखों में ठंडे दिल से हत्या करने का इरादा झलक रहा था और उसने एक भयावह आवाज में कहा, युवा गुरु की प्रतिभा असाधारण है, निकम्मे दामाद को मारना तो उनके लिए बिल्कुल सहज है। यहाँ तक कि वे भी युवा गुरु की तरह शुवानवु अकादमी के शिष्य बन सकते हैं। दोनों गार्डों ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन अफसोस की बात है कि ली चेंग और बाकी बेवकूफ़ों ने उस दिन वेश्यालय में निंग चुवान को पीट पीट कर मार नहीं डाला, बल्कि उसे मेरी योजनाएं बर्बाद करने दी। इस बार मैं खुद कार्रवाई करूंगा और उस निकम में निंग चुवान से निपटूंगा। ली युनफेई ने व्यंग्य किया। उसने पहले ही गुप्त रूप से सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। जब तक निंग चुवान नगर स्वामी झाओ की पोती की मृत्यु का कारण बनता, निंग चुवान निश्चित रूप से मर जाएगा, उसे एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्पल स्पिरिट स्प्रिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली युनफेई को ऐसी खजाना भूमि मिल जाएगी, सचमुच मेरे लिए स्वर्ग से मिला उपहार है। और निंग चुवान की मौत का संबंध वाकई तुमसे है, तुम्हारा प्लान तो वाकई बढ़िया है। तुम मुझे मारना चाहते हो और संयोग से मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। दूर से निंग चुवान की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन सोचा। उन्हें लंबे समय से यह आभास था कि वेश्यालय में हुई पिछली घटना में कुछ गड़बड़ थी, जहां वह, ली चेंग और ली परिवार के कई अन्य सदस्य एक महिला के लिए आपस में भिड़ गए थे और अंततः उनकी बुरी तरह पिटाई हुई थी। बाद में पता चला कि इस घटना के पीछे वास्तव में ली युनफेई का हाथ था। दरअसल मूल मालिक की पहले ही पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, अन्यथा निंग चुवान पुनर्जन्म लेने में सक्षम नहीं होता। इसलिए युनफेई का दिल वाकई बहुत बुरा था और वह मरने लायक ही था। जहां तक पर्पल स्पिरिट स्प्रिंग की बात है, यह एक प्राकृतिक खजाना भूमि थी जिसमें पर्पल हेज स्पिरिट क्यूई मौजूद थी, जो अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी और लोगों को अपने डेंटियन को विस्तृत करने और एक शक्तिशाली स्पिरिट सी को खोलने में मदद कर सकती थी, जिससे ये बेहद दुर्लभ हो जाती थी। निंग चुवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली युनफेई पर्पल स्पिरिट स्प्रिंग जैसी खजाने की भूमि की खोज करेगा। निंग चुवान ने अपने दिल में दबी हुई हत्या की भावना को दबा दिया और ली युनफेई के पीछे पीछे चलता रहा, न ज्यादा दूर और न ज्यादा पास, जब तक कि वे एक घाटी में नहीं पहुंच गए। यह विशाल पर्वत श्रृंखला का बाहरी इलाका था जहां कोई शक्तिशाली राक्षसी जीव नहीं घूमते थे। ली युनफेई और अन्य लोगों के संयमित स्वभाव और अत्यधिक सावधानी के कारण वे बिना किसी खास परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच गए। ये घाटी बहुत शांत और एकांत थी, फिर भी इसके भीतर एक अलग ही दुनिया छिपी हुई थी, जिसमें खिले हुए फूल और बहते झरने थे जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर दिख रहे थे। युवा स्वामी, बैंगनी आत्मा का झरना इस झरने के पीछे वाली गुफा में है। गार्ड ने अपने हाथ में मौजूद नक्शे को देखा और बेहद उत्साह से कहा, बहुत बढ़िया, तुम दोनों यहाँ मेरी रक्षा करोगे। मैं बैंगनी आत्मा झरने की खोज में जाता हूँ। मेरी साधना में किसी को बाधा न डालने देना, समझे? ली युनफेई की आंखों में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी जब वह दोनों गार्डों से बात कर रहा था। हाँ, दोनों व्यक्तियों ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। स्विश, ली युनफेई ने फुर्तीली तकनीक का इस्तेमाल किया, अपना पैर थपथपाया और सीधे कुछ झांक की ऊंचाई तक उछलकर विशाल झरने में जा गिरा और नजरों से ओझल हो गया। क्या पर्पल स्पिरिट स्प्रिंग यहीं पर है? घाटी के प्रवेश द्वार पर एक बड़े पत्थर के पीछे से निंग चुवान ने ली युनफेई को झरने के पीछे गायब होते हुए देखा। उसके दिल में हलचल मचने से वह खुद को रोक नहीं सका। पर्पल स्पिरिट स्प्रिंग को खोजने के लिए ऐसा लगता था कि उसे पहले इन दो गार्डों से निपटना होगा। सामान्य तौर पर स्पिरिट सी दायरे में प्रवेश करने वाले मार्शल आर्टिस्टों के पास दसियों हजार जिन की दिव्य शक्ति होती है, लेकिन आमतौर पर स्पिरिट सी दायरे 3 से नीचे वालों के पास 1 लाख जिन से अधिक शक्ति नहीं होती है। निंग चुवान की वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए स्पिरिट सी दायरे के इन 2 रक्षकों से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, मैं इनका इस्तेमाल अपनी मौजूदा युद्ध क्षमता का परीक्षण करने के लिए करूंगा। निंग चुवान की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी, जिससे उसकी शक्तिशाली युद्ध क्षमता का पता चला। उसने बिजली की चमक की तरह घाटी में उड़ते हुए, तैरते हुए ड्रैगन की चाल की तकनीक का प्रयोग किया। उसके शरीर में ऐसा जोश भर गया मानो चारों ओर गरज सुनाई दे रही हो। अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ एक जोरदार हथेली का निशान सीधे दोनों पहरेदारों की ओर जा लगा। कौन है? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। दोनों गार्डों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे यहाँ ली युनफेई की रक्षा कर रहे थे, फिर भी उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई अचानक उन पर छुपकर हमला कर देगा।
अचानक हुए इस हमले से अचंभित होकर उन्होंने तुरंत अपने शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाया और निंगचुवान का सामना करने के लिए अपनी बाहों को क्षैतिज रूप से फैला दिया। निंगचुवान का हथेली का प्रहार सीधे सबसे शक्तिशाली रक्षक स्पिरिट्सी रियून-3 पर लक्षित था, जिसका उद्देश्य पहले उससे निपटना था। टकराना। उस अत्यंत भयंकर हथेली के निशान ने सीधे रक्षक की भुजाओं पर प्रहार किया। उसकी भुजाओं पर मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा अवरोध को एक विनाशकारी शक्ति की तरह चीरते हुए उसकी भुजाओं को तोड़ दिया। फिर अपनी गति को बरकरार रखते हुए वह सीधे उसकी छाती पर जा लगा। पफ। स्पिरिट्सी दायरे के तीसरे रक्षक ने मुंह भर ताज़ा खून उगला, उसकी छाती धंस गई और वह क्षैतिज रूप से उड़ता हुआ पास की पहाड़ी दीवार से बुरी तरह टकरा गया। ऐसा लग रहा था कि वह सांस अंदर लेने से ज़्यादा बाहर छोड़ रहा था। तेज हवा की आवाज़ सुनकर निंगचुवान ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तैरते हुए ड्रैगन की चाल की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसका शरीर एक लंबे सांप की तरह बदल गया और वह पल भर में दूसरे रक्षक के हमले से बच निकला और उड़ गया। तुम हो कौन? मेरे लिए परिवार के किसी सदस्य की हत्या करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। दूसरा गार्ड सदमे और गुस्से से भरा हुआ था, उसकी आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा झलक रही थी। विशेषकर जब उसने देखा कि निंगचुवान केवल मेरिडियन ओपनिंग स्टेज 9 पर ही है, तो उसे और भी अधिक अविश्वास हुआ। मेरिडियन ओपनिंग स्टेज 9 में उसे इतनी भयानक दिव्य शक्ति कब से प्राप्त हुई, जो एक ही प्रहार से स्पिरिट्सी रियून-3 के मार्शल आर्टिस्ट को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम है। मारना। निंगचुवान दहाड़ा, उसकी निगाहें ठंडी थीं, उसका उससे शब्दों में समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसके शरीर में जोश भर गया और उसने एक और जोरदार प्रहार किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रेट विंड थंडर पाम अतुलनीय रूप से भयंकर था और आमने सामने की लड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त था। अपार शक्ति की इस अनुभूति ने निंगचुवान के रक्त में उबाल ला दिया और उसकी युद्ध क्षमता चरम पर पहुंच गई। बैंग बैंग बैंग। दूसरा रक्षक, जो केवल स्पिरिट्सी रियून-2 पर था, बड़ी मुश्किल से निंगचुवान के साथ कुछ ही हाथापाई कर पाया। उसे अपनी पीठ पर रखी लंबी तलवार निकालने का भी समय नहीं मिला था कि निंगचुवान ने उसके सिर के पिछले हिस्से पर हाथापाई कर दी। दरार। ग्रेट विंड थंडर पाम की जोरदार हथेली की ताकत ने उसकी हड्डियों को भेदते हुए उसके दिमाग को चकनाचूर कर दिया। उसने तुरंत मुंह भर ताज़ा खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। छोटे मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। स्पिरिट्सी दायरे के तीसरे रक्षक ने निंगचुवान को टकटकी लगाकर देखा, दहाड़ा और फिर उसकी भुजाएं बेजान होकर गिर पड़ीं, उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस प्रकार स्पिरिट्सी रियल्म के 2 मार्शल आर्टिस्ट सीधे निंगचुवान के हाथों मारे गए। स्पिरिट्सी रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट वाकई असाधारण हैं। अपने थोड़े सुन्न पड़ चुके हाथ को हिलाते हुए निंगचुवान ने राहत की सांस ली। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ही चालों में स्पिरिट्सी दायरे के 2 मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला था, लेकिन ग्रेट विंड थंडर पाम में बहुत सारा महत्वपूर्ण रक्त खर्च होता है और निंगचुवान का महत्वपूर्ण रक्त काफ़ी हद तक समाप्त हो गया था। इसके अलावा स्पिरिट्सी रियल्म के मार्शल आर्टिस्टों ने अपनी स्पिरिट्सी खोल ली थी और आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति को जुटा सकते थे। हालांकि निंगचुवान ने अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति से उन्हें बलपूर्वक मार डाला था, फिर भी उसकी बाह में असहनीय दर्द और सुन्नपन महसूस हो रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं इस्पात की सुइयों की तरह निंगचुवान की हथेली को लाल कर दिया। मेरी वर्तमान साधना के साथ स्पिरिट्सी रियून-3 से नीचे के सभी मार्शल आर्टिस्ट मारे जा सकते हैं, लेकिन स्पिरिट्सी रियून-3 से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट के लिए मुझे डर है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। निंगचुवान ने मन ही मन सोचा और इस तरह उसे अपनी ताकत का कुछ अंदाजा हो गया। हालांकि यह पहली बार था जब निंगचुवान किसी की हत्या कर रहा था, लेकिन उसे जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे रोमांच का अनुभव हुआ। इस तरह की आमने सामने की जीवन मरण की लड़ाई, जिसमें हर मुक्का लगता था उसके खून में उबाल ला देती थी, मानो उसके अंदर की लड़ने की प्रवृत्ति जागृत हो गई हो। अगला नंबर ली युनफेई का है। निंगचुवान की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसने तैरते हुए ड्रैगन की चाल की तकनीक का प्रयोग किया और विशाल झरने की ओर उड़ गया। उन्हें न तो कोई पछतावा था और न ही उनमें कोई कोमलता थी। जो हत्या करेगा उसे मार डाला जाएगा। ली युनफेई ने उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उसकी जान लेना चाहता था और शेन कियानिक्स पर बुरी नज़र रखता था। निंगचुवान भी भविष्य की परेशानियों को खत्म करना चाहता था। झरने के पीछे एक गुफा थी। निंगचुवान ने सावधानीपूर्वक गुफा में प्रवेश किया, कुछ दर्जन झांक चला और फिर अचानक उसकी दृष्टि खुल गई। यह एक विशाल भूमिगत गुफा थी, जिसके केंद्र में एक बैंगनी रंग का आध्यात्मिक झरना था, जो बैंगनी धुंध से घिरा हुआ था और उसके भीतर एक बैंगनी कमल स्पष्ट रूप से तैर रहा था। चारों ओर विचित्र आकृतियों वाले स्टैलेक्टाइट्स थे। इस समय ली युनफेई पहले ही बैंगनी आत्मा झरने में कूद चुका था और साधना के लिए उसमें मौजूद शुद्ध बैंगनी धुंध आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। जैसे किसी के आने का आभास होते ही ली युनफेई ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। जब उसने अपने सामने निंगचुवान को देखा तो उसने तुरंत हैरानी और अविश्वास का भाव दिखाया। निंगचुवान, तुम यहाँ क्यों हो?
उसी समय उसे ये भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके दोनों अंगरक्षक घाटी में उसकी सुरक्षा कर रहे थे, तो निंगचुवान यहाँ कैसे आ सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि शेन परिवार के लोगों ने इस जगह को खोजा हो? उसका दिल अनायास ही बैठ गया। ली युनफेई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें पर्पल स्पिरिट स्प्रिंग जैसी खजाना भूमि मिल जाएगी। धन्यवाद के रूप में मैंने तुम्हें यहीं दफनाने का फैसला किया है। कैसा लगा? निंगचुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। निंगचुवान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ली युनफेई की आंखों में खौफनाक हत्या का भाव भरा हुआ था। उसने अचानक पैर पटका, बैंगनी आत्मा झरने से बाहर निकला और निंगचुवान की ओर एक मुक्का मारा। ली युनफेई का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था, उसके मन में हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। चाहे शेन परिवार को इस जगह के बारे में पता चला हो या नहीं, अगर वह पहले निंगचुवान को पकड़ लेता है तो वह पहल कर सकेगा। वह बहुत हैरान था, सोच रहा था कि निंगचुवान यहाँ क्यों है और दोनों गार्डों की क्या स्थिति है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और पलक झपकते ही वह निंगचुवान के सामने था। उसकी जोरदार मुट्ठी निंगचुवान की ओर बढ़ रही थी। एक निकम्मे दामाद की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो लगभग आत्महत्या के बराबर है। धमाका! लेकिन उसी क्षण ली युनफेई की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि निंगचुवान का शरीर हिंसक रक्त ऊर्जा से भर गया है और उसने बिना किसी बचाव के सीधे उस पर एक मुक्का मारा। मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं और शून्य में गर्जना हुई। ली युनफेई बुरी तरह हिल गया, मानो उस पर किसी अतुल्य दिव्य शक्ति का प्रहार हुआ हो। ऐसा लगा जैसे किसी विशालकाय जानवर ने उसे टक्कर मार दी हो। उसकी हड्डियां मानो टूटकर बिखर जाएंगी और उसकी बाँह चटकने की आवाज़ के साथ टूट गई। छी! तुम सच में साधना कर सकते हो? ये कैसे मुमकिन है? ली युनफेई ने खून की उल्टी की, उसकी आंखों में घोर भय झलक रहा था। क्या निंगचुवान यानलॉन्ग शहर का एक कुख्यात निकम्मा दामाद नहीं है? ये सर्वविदित है कि निंगचुवान की सभी नसें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं और उसकी मार्शल आर्ट की नींव हिल चुकी थी। यहाँ तक कि एक त्रिस्तरीय रसायनज्ञ भी उसके सामने असहाय था। यह एक सर्वविदित तथ्य है। ऐसे में भला उसकी साधना शक्ति कैसे संभव हो सकती थी? क्या तुम्हें आश्चर्य है कि मेरे पास साधना शक्ति है? क्या तुम हमेशा से मुझे मारकर कियानक्सुन को अपने कब्जे में लेना नहीं चाहते थे? लेकिन मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने खुद को बेकार साबित कर दिया। निंगचुवान ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी, उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं। उसने हल्के से अपना पैर जमीन पर रखा, उसका शरीर बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसने ली युनफेई की गर्दन पकड़ ली। निंगचुवान, बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। ली युनफेई घृणा और क्रोध से भरकर दहाड़ा। हालांकि उसे इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हो रहा था, लेकिन उसके सामने मौजूद निंगचुवान ने वास्तव में साधना शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा उनकी युद्ध क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि उसे देखकर वह भय से कांप उठा। तुम्हारे स्पिरिट्सी दायरे के 2 रक्षकों को भी मैंने मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है? निंगचुवान की निगाहें बर्फीली थीं। उसने हथेली से प्रहार किया, जिससे अद्वितीय दिव्य शक्ति का प्रयोग हुआ और ली युनफेई लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ा। उसी समय उसने बिजली की गति से ली युनफेई की गर्दन पकड़ ली और उसे पहाड़ की दीवार से जा टकराया। पफ! ली युनफेई ने खून की उल्टी की, उसके आंतरिक अंग बुरी तरह कांप रहे थे और वह निंगचुवान के सामने एक मरे हुए कुत्ते की तरह बेजान पड़ा था। यद्यपि दोनों ची ओपनिंग चरण के 9वें स्तर पर थे, फिर भी उनके और निंगचुवान के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। निंगचुवान के आतंक ने उसे भयभीत कर दिया, जिससे वह अत्यधिक भय से भर गया।